गुड इवनिंग। मैं हूं दिल पैट्रिक फ्रॉम क्यू एनर्जी। उम्मीद करता हूं सब लोग खैर वाफिस होंगे और खुदा आपको हमेशा खैरुबाद रखे। तो जनाब, आज हम मौजूद हैं अपने ही ऑफिस में और आज डेट है जनाब फर्स्ट आज डेट है जनाब 9 जनवरी 2025 और नए साल की शायद मैं पहली वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सिस्टम तो काफ़ी लग चुके हैं और उनकी वीडियोस भी रिकॉर्ड होने वाली हैं, पर मुझे भी टाइम नहीं मिला मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। मगर आज की जो वीडियो है वो हम जस्ट अपने स्टाफ के लिए बना रहे हैं ट्रेनिंग पर्पज से। ये मेक श्योर कर लीजिएगा जितने ही मेरे लोग मेरे साथ बैठे हैं, 2-4 लोग मेरे मैनेजर्स भी राइट नाउ बैठे हैं, इनको सारा नॉलेज है। पर ये मुझे हम एक डेमो वीडियो क्रिएट करना चाह रहे हैं जो नए टीम मेंबर्स आते हैं उनके लिए। तो ये मुझे एज ए लेमैन ही सवाल करेंगे, जैसे आप लोगों के सवाल होते हैं ये वैसे ही मेरे से सवाल करेंगे। तो हम एक वीडियो सेट करना चाहते हैं। अगर इसको मेरे व्यूवर्स भी देखना चाहें तो उनके लिए भी ये बहुत नॉलेजेबल होगी वीडियो। अगर वो भी देख लें तो ये बेसिकली बेसिक ट्रेनिंग की वीडियो हो रही है जो कि सबके लिए काफ़ी, अगर आप भी देखना चाहें इसको देख सकते हैं। पर ये बेसिकली मैं अपनी टीम मेंबर्स के लिए बना रहा हूँ। अगर आप देखना चाहें तो आपको भी सोलर का काफ़ी बेसिक से स्टार्ट लेके नॉलेज मिल सकता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं, ये है जनाब नदीम जेम साहब, ये बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं जनाब पाकिस्तान के क्यू एनर्जी के। और इनके साथ ही बिजनेस मैनेजर बैठे हैं इरफान साहब, इनके साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बैठे हैं सदाकत साहब। अभी राइट नाउ स्टाफ यही अवेलेबल था तो हमने वीडियो शूट करना चाहिए। मुझे आप जानते हैं एज यूजुअल अदील पैट्रिक। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सर, प्लीज। जी, पहला सवाल मेरा ये है कि हम लोगों को सोलर क्यों लगवाना चाहिए? ये सवाल तो थोड़ा सा सर काफ़ी ट्रिकी है कि हमें सोलर क्यों लगवाना चाहिए। इसके पीछे सवाल के जवाब तो बहुत है, पर मैं सीधा सा जवाब दूंगा और कोई सियासी जवाब नहीं दूंगा। मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि आपको सोलर इसलिए लगवाना है कि आपको ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट होना है, आपको सोसाइटी में एक अपना हिस्सा डालना है कि मैं भाई बजाते खुद ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हूँ, क्लीन एनर्जी इस्तेमाल कर रहा हूँ और सोसाइटी में भी अपना हिस्सा डाल रहा हूँ। मैं पोल्यूशन पैदा नहीं कर रहा, जो कि ऑलरेडी हमारे मुल्क में काफ़ी पोल्यूशन है, मैं उससे बरियोजिमा हूँ। लाइक एटलीस्ट मैं एनर्जी जनरेट करने में तो मैं पोल्यूशन फ्री हूँ और मैं ग्रीन एनर्जी पे शिफ्टेड हूँ। इसके पीछे रीजंस तो बहुत हैं। खैर चलें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम यूनिट्स की बात कर लेते हैं। बिल्स बहुत महंगे हैं सर, यूनिट बहुत महंगे हैं। वापडा का भी क्या कसूर है? वापडा आपको बिल्कुल आप उसी का बिल आपको भेजती है ना जो बिजली आपने यूज़ की है। बहुत सारी आपकी छोटी इंडस्ट्री वो इसी वजह से बंद हो चुकी है कि बिल नहीं दिए जाते। तो बिल वापडा, आप अगर उनकी वापडा की बिजली इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको बिल तो भेजेंगे। तो उसका हल सिर्फ यही है कि आप सोलर पे शिफ्ट हों और उसके लिए आपको कुछ फंड्स अरेंज करने पड़ते हैं, सोलर लगता है और उसके बाद आप उसको अपना चलाने के लिए काबिल हो जाते हैं। और एट द एंड आप जो सोलर लगाने से जो सेविंग कर पाते हैं कि आपको बिजली का बिल आना बंद होता है या मिनिमम हो जाता है, वो आपकी सेविंग में ऐड हो जाता है जी। दूसरा मेरा सवाल ये है कि सोलर सिस्टम में कितने कितने किस्म के सोलर टाइप्स जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं? जी, अभी आप पूछ रहे हैं कि सोलर की टाइप कितनी है, सोलर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। तो सर ये बड़ा सीधा सा है। सोलर टाइप्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं जो भी राइट नाउ पाकिस्तान में चल रही हैं, जो कि सबसे पहले आप आ जाएँ तो आसान लफ्ज़ों में ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम बेसिकली रिमोट एरियाज़ के लिए डिज़ाइन हुआ है। आप कोई जंगल लगा लें, कोई सहरा लगा लें, यानी ऑफ ग्रिड सिस्टम को वापडा की ज़रूरत नहीं है, वो वापडा के बिना भी चल सकता है। कि सारा दिन आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है पैनल्स ने बनाई है वो नीचे इन्वर्टर तक आई है, उसके साथ बैटरीज अटैच होती हैं। सारा दिन तो उसने वैसे भी चला दिया और बाकी जो एक्सेस हुई उसने बैटरीज को स्टोर कर दिया। सवाल आता है कि जब सूरज डूब गया तो रात को क्या करेगा? तो रात को उसकी बैटरीज, उसको लाइटें, पंखों को उसका वो गुजारा दे सकती। पंखे तो मोटर सिटी में उस तरह से, मगर फिर भी आपकी बैटरी उसमें आपको सपोर्ट कर देती है। ये कहलाता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। इसके साथ वापडा लगा लें तो भी ठीक है, अगर वापडा नहीं है तो भी इसको परवाह नहीं है, इसको वापडा की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड सिस्टम आ जाता है सर ऑन ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड जो सिस्टम है ये प्रो सिस्टम है। ऑल ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं बाकी दुनिया में ऑफ ग्रिड सिस्टम की बजाय ऑन ग्रिड सिस्टम ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में भी और बाकी चीज़ों में भी। ऑन ग्रिड सिस्टम मेरे मुताबिक सुपर डुपर प्रोडक्ट है, उसका कोई दूर दूर मुआवजा नहीं है, इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है और लग जाती है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये ड्यूल सोर्स के साथ चलता है। अब ड्यूल सोर्स क्या है? ड्यूल सोर्स ये है कि वापडा की कोलैबोरेशन के साथ चलता है। वापडा अगर अवेलेबल है तो ये चल सकता है, वापडा अगर बंद हो गया है आपका तो ये इन्वर्टर भी बंद हो जाता है। अब सवाल ये होता है कि इन्वर्टर की बंद हो जाता है जी, ये बिजली की, मेरा सोलर लगा हुआ है। कस्टमर बहुत सारे ये सवाल ऐसे करते हैं, सर मेरा सोलर लगा हुआ, वापडा की बत्ती बंद होगी तो मेरा सोलर का क्या फायदा हुआ? बेसिकली
आपका जो नीचे इन्वर्टर लगा होता है, पैनल ऊपर से करंट जो जनरेट कर रहा होता है वो डीसी करंट जनरेट करता है। पाकिस्तान में एसी चलता है और एसी ही करंट सारी जगह चलता है। वो डीसी को कन्वर्ट करता है इन्वर्टर एसी में, और एसी में आपके घर को सप्लाई देता है। लाइट बंद के दौरान में ये होता है कि आपका इन्वर्टर ही पावर ऑफ हो जाता है, और उसके अलावा आपके मीटर में भी देखिएगा तो आपके मीटर में भी करंट आना बंद हो जाता है, जिससे उसने रिवर्स मीटरिंग करनी होती है। तो इस वजह से ऑन ग्रिड सिस्टम ड्यूल सोर्स के साथ चलता है। उसको वापडा का मीटर उसके साथ ग्रीन मीटर कंपलसरी है, उसके बिना आपका ऑन ग्रिड सिस्टम नहीं लग सकता। तीसरा सिस्टम आ जाता है जनाब हाइब्रिड। हाइब्रिड भी प्रो सिस्टम ही है, सबका बाप है हाइब्रिड, पर तीनों का फर्क मैं ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड और ऑन ग्रिड का बाद में और भी साथ को एक्सप्लेन कर चलता हूँ। हाइब्रिड के साथ साथ बेसिकली बैटरीज लगती हैं, वो बैटरीज वाला सिस्टम होता है। चॉइसेस योर्स, अगर आप चाहें बैटरीज नहीं लगाना चाहते तो भी लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते ना दें, लगाना चाहें जो चॉइस आपकी है, लगाना चाहें बैटरीज तो भी लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो भी। उसको बेसिकली आपको जो हाइब्रिड सिस्टम है उसको दो सोर्स चाहिए, उसको दो सोर्स चाहिए चलने के लिए, दो सोर्स के बिना वो नहीं चलेगा। उसमें फ़र्क ये है कि उसमें जितना भी आपका सिस्टम है, अगर आपकी लाइट बंद हो गई है, लेट्स सपोज आपके घर में 10 किलो वाट सिस्टम एक लगा हुआ है, 10 किलो वाट सिस्टम दोपहर के 2 बजे हुए हैं और लाइट आपकी ऑफ हो गई और आपके 2 एसी चल रहे थे, तो उसमें आपके एसी बंद नहीं होंगे। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वापडा है या नहीं है, उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वापडा है या नहीं है। तो लाइट बंद होने से आपके एसीज और आपके जो घर के इक्विपमेंट्स हैं वो चलते रहते हैं, मगर ट्विस्ट ये है कि इट्स डिपेंड ऑन वेदर और आपके सिस्टम साइज के हिसाब से। लेट्स सपोज आपने ऊपर 6 किलो वाट का एक सिस्टम लगाया है, नीचे आप 2 एसी चला रहे हैं और बाहर वेदर भी क्लोडी है, तो वो नहीं चला पाएगा। कस्टमर की मिथ ये भी होती है कि मैंने तो लगा लिया, अब ये सुबह से लेके शाम तक चलेगा। तो ये देखें, एक खुदा का निज़ाम है। सूरज सब जब सुबह निकलता है तो उसकी पावर कुछ और होता है, संजोगन कुछ और होता है, निकलता है जवान होते 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 और बुढ़ापे की तरफ जाना डाउन होना शुरू हो जाता है, तो शाम की रोशनी कुछ और होती है। तो जो पीक होता है वो 12 से 2, 1 से 3 तक पीक ही होता है। गर्मी में तो काफ़ी लंबा मिल सकता है, मगर सर्दी में यही होगा। तो वो उस तरह से नहीं चला पाता। मगर अब मैं कहता हूँ कि हाइब्रिड की बजाय आप ऑन ग्रिड पे जाएं। ऑन ग्रिड सस्ता सोल्यूशन है, हाइब्रिड महंगा सोल्यूशन है। ऑफ ग्रिड की तो सिटी एरिया में आपको ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हर घर में हर जगह पे बिजली मौजूद है, तो इसको ऑफ ग्रिड को हम सेपरेट करते हैं। ऑन ग्रिड और हाइब्रिड को ही डिस्कस करते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम जो है विदाउट मेंटेनेंस सिस्टम है, कोई रेकरिंग कॉस्ट नहीं, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। एक बार लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी बंदे के पुत्र ने इंस्टॉल किया तो ऑन ग्रिड सिस्टम में आपको प्रॉब्लम नहीं आता। सिर्फ उसका प्रॉब्लम एक ही है कि वो सिर्फ लाइट बंद में बंद हो जाता है। हाइब्रिड आपको यहाँ पे इंसेंटिव दे जाता है कि वो लाइट बंद में चलता रहता है। अब दोनों की प्राइस डिफरेंस का बात कर ले तो दोनों में 50% तो क्या 100% का फर्क होता है। एक 10 किलो वाट सिस्टम आज की डेट में अगर 10 लाख का लगता है तो वो 10 किलो वाट सिस्टम 20 लाख का लगेगा। वो 10 किलो वाट सिस्टम 20 लाख में लगेगा। तो बात ये है कि दोनों में 100% का फर्क है। अगर आप उसमें हम बैटरीज की बात कर लें तो उसमें बैटरीज अगर आप लिथियम में लगाते हैं तो वो 5 साल वारंटी के साथ है, टॉल ट्यूब में लगाते हैं तो 6 माह की वारंटी के साथ है। तो एटलीस्ट 5 साल अगर इंजीनियर ने वारंटी दी है तो चलती तो सारी उम्र भी रहती है, 10 साल भी चल सकती है। मगर जब एक इंजीनियर ने बनाने वाले ने उसकी 5 साल की वारंटी दी है तो इसका मतलब है कि 5 साल तक इसकी लाइफ इसकी 5 साल ही है, इससे आगे नहीं है। तो 5 साल बाद आपको उसको रिप्लेस करना ही करना है हर हाल में। तो वो बेसिकली उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता हाइब्रिड, मेरे नज़रिए के मुताबिक। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मुताबिक, मेरे नज़रिए के मुताबिक उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता। आपने जो नेट मीटिंग पैसे करके बचाए होते हैं वो आपको 5 साल बाद, जो आज आप बैटरी 4 लाख की खरीद रहे हैं, डू यू थिंक कि 5 साल बाद आपको 4 लाख की मिलेगी? नहीं, वो 7 लाख की हो चुकी होगी। जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है पाकिस्तान में वो इससे भी महंगी पॉसिबल हो सकता है। तो मैं कहता हूँ स्टे अवे फ्रॉम हाइब्रिड। आपको ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना है, ऑन ग्रिड के साथ आपको एक यूपीएस इंस्टॉल करना है। लाइट बंद में आपके यूपीएस पे लाइटें पंखे ऑन हो जाएंगे, जैसे लाइट वापस आएगी आपका सिस्टम दोबारा चलना शुरू हो जाता है। तो दोनों में फ़र्क बहुत है, बहुत ज़्यादा प्राइस का फ़र्क है। ऑन ग्रिड सिस्टम मेरी नज़र से सुपर है, हाइब्रिड उससे भी सुपर है, पर उसके लिए कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, वो बहुत महंगा है और कस्टमर की पहुंच से भी बाहर हो जाता है। जी जनाब। मेरा तीसरा सवाल ये है कि आपने नेट मीटरिंग की बात की है, तो वापडा जो है उसके पास कितने किस्म के मीटर्स हैं जो वो कस्टमर्स को ऑफर करती है? सर, जो भी राइट नाउ हमारे पास मीटर लगे होते हैं उनको हम कहते हैं यूनिडायरेक्शनल मीटर्स।
सिंगल फेस मीटर या जिसके पास 3 फेस भी लगा है वो भी यूनिडायरेक्शनल मीटर है। उसमें वन वे सिर्फ आने की हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर पाता है, जो डाटा एनालिसिस कर रहा था उसको सिर्फ उसके पास जो डाटा स्टोर कर पाता है वो सिर्फ आने वाले यूनिट को कंट्रोल कर पाता है और उनकी रीडिंग्स लेता है, उनको कंट्रोल कर पाता है कि कितने यूनिट यहाँ पे चल चुके हैं। उनको बोला जाता है यूनिडायरेक्शनल मीटर। सफेद मीटर ऑलरेडी लगे हुए हैं। अब जो आपका सवाल है कि कितनी टाइप के मीटर है, मीटर्स अभी राइट नाउ जो है मीटर्स तो काफी टाइप के इंडस्ट्री पर, उसको आसान लफ्जों में बोला जाए तो 2 टाइप के मीटर्स हैं। वो एल टी सी टी सी होल करंट वो अलग बात है, मगर टाइप्स 2 ही हैं। एक एक है ग्रीन मीटर सर, जिसको नेट मीटिंग में इस्तेमाल होते हैं, ग्रीन मीटर जिसको बोला जाता है। और एक मीटर आ चुके हैं जो कि AMI मीटर है। AMI मीटर स्टैंड फॉर है जी, AMI मीटर में एडवांस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये नए मीटर्स आए हैं जो फॉरेन में बड़े अरसे से यूज हो रहे थे और अब तो उससे भी आगे की डिवाइसेस आ चुकी हैं। हम थोड़ा सा नहीं, बहुत साल पीछे हैं, हमारे पास भी आ चुके हैं। इसको भी मैं थोड़ा एलेबोरेट करूंगा कि कैसे है वो। ग्रीन मीटर जो है वो कलर उसका ग्रीन होता है और वो नॉर्मली डोमेस्टिक में होल करंट मीटर लगते हैं, इंडस्ट्री में भी ग्रीन मीटर होता है, मगर वो LTCT है, UTCT है, काफ़ी टाइप के मीटर हैं, मगर टाइप वही है, ग्रीन और वाइट। वाइट को कहते हैं AMI मीटर और ग्रीन को। काम दोनों सेम ही करते हैं। जो ग्रीन मीटर होता है बेसिकली 2 वे मीटर होता है। इसके पास आने का भी रिकॉर्ड अपने पास रखता है और जाने का भी, जो आपने ग्रीन मीटर करके नेट मीटिंग करके आपने वापस वापडा को बेचना होता है, उसको भी ये बनाता है कि मैंने कितने यूनिट आउट कर दिए हैं, एक्सपोर्ट कर दिए। बेसिकली इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहा जाता है। इंपोर्ट होता है जो आपने लिया, एक्सपोर्ट जो आपने किया। ये दोनों का रिकॉर्ड रख सकता है ग्रीन मीटर। राइट नाउ बात करें तो लाहौर में अभी भी ग्रीन मीटर लग रहे हैं। यहाँ पे AMI मीटर कुछ देर के लिए लगे थे, मगर वो स्टॉक में नहीं है अवेलेबल गवर्नमेंट के पास, तो अभी दोबारा वापस NOC दे रहे हैं और मार्केट से आप परचेज करके मीटर लगा सकते हैं। हाँ जी, गैपको में आपके ग्रीन मीटर लगना बंद हो चुके हैं, वहाँ पे आपको ग्रीन मीटर नहीं मिलता, गवर्नमेंट खुद ही देती है, जो कि AMI मीटर देती है। अब इसमें थोड़ा सा और इसके अंदर सवाल करते चलें कि दोनों में फ़र्क क्या है। अगर सर दोनों ही आ भी रहे हैं और जा भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या, फिर गवर्नमेंट ने ये क्यों इंट्रोड्यूस करा दिया कि AMI मीटर क्यों लगाएं। AMI मीटर बहुत अच्छी चीज़ है, हम बहुत पीछे हैं और अभी कुछ अच्छी चीज़ आई है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, इस पर मेरी ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो भी है कि AMI मीटर क्या चीज़ है, लोग परेशान हो गए सब आए थे। तो AMI मीटर एक अच्छी चीज़ है जो, हाँ, अगर थोड़ा सेंटिमेंटल होकर सोचा जाए तो वो इसमें एक फैक्टर ज़रूर आएगा। वो इसलिए है कि ये लैंडमैन की जॉब को ख़त्म कर देगा। जो आपके घर में लैंडमैन आता था ना, जो रीडिंग मैन रीडिंग करने आता था, वो तस्वीरें खींचता है या हाथ से लिखता है, अब तो तस्वीरों का ज़माना आ गया, उसकी जॉब खत्म हो जाती है। बेसिकली 4G मीटर्स हैं, इनके अंदर सिम डलती है। ये वापडा अपने कंट्रोल सेंटर से ही बैठ के मीटर्स को एक्सेस कर सकता है और आपके मीटर पे क्या चल रहा है, क्या इंपोर्ट हो रही है, क्या एक्सपोर्ट हो रही है, आपको सारा मॉनिटर अपने दफ्तर में बैठ के कर सकता है। तो टेक्निकली सार्फिन के लिए बेहतर ही होगा। अगर कितने लैंडमैन हैं उनके लिए तो थोड़ा बुरा हो सकता है, पर गवर्नमेंट के पास और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, कहीं उनको फैसिलिटेट कर लेगी तो थोड़ा सा लोड भी कम हो सकता है। तो वो प्राइसेस में कुछ बिल में शायद टैरिफ में कमी करे गवर्नमेंट, तो थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग होगी कि उनको फिजिकली आपके घर पे विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस इसका भी वही है, ये भी वही करता है, सब कुछ करता है, मगर अभी गैपको में लग रहा है, लाहौर में ये नहीं लग रहा। प्रोसेस दोनों का सेम है। इसने सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रीन मीटर को रिप्लेस नहीं किया, वो सॉरी रिप्लेस किया है, पर आपका ऐसा नहीं कि नेट मीटरिंग खत्म होगी। जब शुरू में लगे थे सियालकोट में तो लोग ने यार ये क्या ये क्या ये क्या, वो भी नेट मीटरिंग अनेबल ही मीटर है। उसमें तो ऑलरेडी सिर्फ आपको आसानी उसमें ये हो गई है, जब ग्रीन मीटर लाहौर में लगता है ना, तो उसको रिप्लेस करके जाता है। वो मीटर उतार के साथ ले, इसको रिप्लेस, अगर पहले से आपके घर में AMI मीटर लगा हुआ है तो अब नए कनेक्शन में AMI मीटर ही लगता है। तो अगर पहले से आपके घर में AMI मीटर लगा है तो अब आप सिर्फ नेट मीटरिंग की दरखास्त देंगे तो मीटर नहीं बदला जाएगा, सिर्फ उसको नेट मीटरिंग को एक्टिवेट करते हैं उसमें, मीटर नहीं रिप्लेस होता उसमें। तो मेरे नज़रिए के मुताबिक AMI मीटर अच्छा है, चोरी चकारी भी बंद हो जाएगी और बहुत सारे मसलों मसालों से बंदा बच जाता है। जी मीटर आएंगे, देखेंगे, वापडा वहीं पे बैठ के अपने कंट्रोल सेंटर में इसका एक्सेस ले सकता है। जी जनाब। सर एक जी आपने बताइए। बात की कि ऑन ग्रिड हम लगवाएं, हम्म। बिलों में फर्क पड़ेगा। थोड़ा सा इसको सर डिफाइन करें किस तरह ये होगा। मतलब मीटर लगा हुआ है, हम ऑन ग्रिड है, आप बिजली तो यूज कर रहे हैं वापडा का, हम किस तरह जीरो पे या कम कॉस्ट पे जाएंगे बिलिंग के अंदर, किस तरह होगा ये पॉसिबल सर ऑन ग्रिड लगाने से? ऑन ग्रिड सिस्टम जो है ना, मैं कहता हूँ जो बिल आपका जीरो करने की कैपेसिटी रखता है वो ऑन ग्रिड सिस्टम ही है। बेसिकली वो आपका कोलैबोरेशन के साथ ही चलता है। और देखें, अगर आपके घर की ज़रूरत है 10 किलोवाट सिस्टम की, तो अगर नेक टू नेक जाएंगे तो आप कभी भी बिल जीरो नहीं कर पाएंगे। अगर आप पहले, मैं रिकमेंड करता था सिस्टम आपको 20% एक्सेस लगवाना है, पर मैं 20% नहीं कहता। मैं कहता हूँ अगर अब आपकी जेब इजाज़त देती है, आई नो कि बजटिंग होती है हर बंदे का,
एक बजट होता है, अगर आपकी पॉकेट इजाजत देती तो 50% एक्सेस कर लें, नहीं तो एटलीस्ट आपको 30% एक्सेस जाना ही जाना है, क्योंकि हमें 20% लॉसेस भी कंट्रोल करने हैं। हर इन्वर्टर में 20% पैन में लॉसेस आते हैं, जैसे 10 किलो वाट का तो 8 किलो वाट ही जनरेट कर पाएगा, तो उन लॉसेस को भी कवर करना है। पर अभी की जो स्ट्रेटजी जा रही है, अभी की स्ट्रेटजी सिस्टम इसलिए बड़ा लगाना है कि गवर्नमेंट जो बता रहा है, अभी रूमर्स चल रहे हैं कि गवर्नमेंट आपसे यूनिट जो पहले ले रही थी 19 रुपए का ले रही थी, और अब 8 रुपए का या 10 रुपए का या 11 रुपए का लेना चाह रही है, तो उसको बीट करने के लिए आपको सिस्टम बड़ा लगाना है। अब सवाल आता है कि ये क्या बात हुई, वो कैसे बीट हो जाएगा? वो बीट इस तरह से होगा क्योंकि जो गवर्नमेंट है हमारी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या वापडा जो भी हमें चार्ज करता है, वो पैसे बनाता है शाम 6 से 10 बजे के, जिसको हम कहते हैं पीक आवर्स। तो हमें पीक आवर का यूनिट हमें डबल ऑलमोस्ट चार्ज होता है, या 75 पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज होता है हमें, तो उसके वापडा उसके ही पैसे बनाता है। बेसिकली जो यूनिट आपका यूनिट से आपको रीइंबर्स कर देता है, जितने यूनिट आपने इस्तेमाल किए, जितने आपने एक्सपोर्ट किए, उनको माइनस कर देता है कि आपने 200 मेरा चलाया, 400 आपने एक्सपोर्ट कर दिया, 200 के साथ कट गया, 200 बच गया। फिर आता है पीक आवर्स, ये ऑफ पीक की बात हो रही है। पीक आवर्स के वो पैसे बनाता है, फिर हमारे पैसे बनाता है, उसके हिसाब से बिल बनाता है। तो हमें उसके पीक आवर्स को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम थोड़ा सा बड़ा इंस्टॉल कराना पड़ेगा, जिससे हम सर्वाइवल की तरफ आ सकते हैं और जीरो हो सकता है। जी जनाब। मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि जो बिलिंग है, वापडा की जो बिलिंग है, उसमें जो टैक्स है, सोलर टैक्स, बहुत सारे लोग पूछते हैं सोलर टैक्स लग रहा है, उसके बाद वो बिलिंग किस तरह, मतलब जो है ना, कस्टमर और वापडा के दरमियान काम करती है और किस तरह उसकी कैलकुलेशंस होती हैं? यही तो बता रहा हूँ मैं आपको कि जैसे ये देखे ना, टैक्सेस तो गवर्नमेंट के जो हैं वो तो लग ही रहे हैं, वो तो लगने लग रहे हैं। फिक्स टैक्सेस की बात की गई थी कि पर किलोवाट के हिसाब से लग जाएंगे, वो कई जगह इंप्लीमेंट हो चुके हैं, कहीं पे नहीं है, और वो खैर उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा टफ है, क्लैरिटी नोटिफिकेशन उसका नहीं है कोई भी ऐसा हमारे पास। तो बाकी बिल की जो कैलकुलेशन बताइए आपको, वापडा जो आपको पैसे चार्ज करता है वो पीक आवर्स के चार्ज करता है। वापडा जो पैसे चार्ज करता है वो पीक आवर्स के चार्ज करता है कि पीक आवर्स में आपने उसकी इतनी बिजली ली, और नॉर्मल फॉर एग्जांपल करते हैं कि नॉर्मल यूनिट हमें मिल रहा है 45 रुपए का, पीक आवर यूनिट मिल रहा है 65 रुपए का। 45 रुपए का जो यूनिट है 45 रुपीज का, वो यूनिट के साथ यूनिट कैंसिल कर देता है, आपको रिइंबर्स कर देता है। लेट्स सपोज आपने 400 यूनिट बनाए हैं, 400 में से आपने 200 वापडा के ले लिए, तो कितने बच गए हमारे पास, बताइएगा जरा जी? 200 बच गए। अब वो कहता है जी ये तो तुम्हारा हिसाब हो गया ऑफ पीक का, अब तुमने मेरे से लिए हैं 100 यूनिट, तुमने लिए हैं मेरे से ऑफ पीक, वो पीक आवर्स में। अब वो 200 यूनिट है ना जो आपने एक्सपोर्ट किया था एक्स्ट्रा, उसको वो 19 रुपए से मल्टीप्लाई करेगा, और अपने जो हैं उसको वो 65 या 45 जो उसका रेट है पीक आवर का, वो चार्ज करेगा, उसमें से प्लस माइनस करके आपको टैक्सेस वगैरह डाल के बिल के ऊपर। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ शाम को हमें डबल यूनिट चार्ज कर रहा है, तो हमें सुबह उसका शाम का डबल यूनिट को रिइंबर्स कराने के लिए या कैंसिल करने के लिए सुबह उसको 2 यूनिट एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट करने हैं, देन आपका शाम का यूनिट खत्म हो सकता है। जी, मेरा एक और सवाल है कि सिंगल फेस मीटर्स लगे होते हैं, हम उनको स्विच करवाते हैं 3 फेस मीटर्स में। मैं समझ गया आपका सवाल। आप कह रहे हैं कि जिनके ऑलरेडी सिंगल फेस मीटर लगे हुए हैं उन पे इन्वर्टर लगेगा कि नहीं लगेगा? देखिए ऑन ग्रिड सिस्टम जितने हैं ना मोस्टली वो सारे हैं 3 फेस मीटर्स, वो 3 फेस इन्वर्टर्स हैं, वो 3 फेस इन्वर्टर पे ही चलेंगे। हाइब्रिड सिस्टम में आते हैं लाइक नाइट्रोक्स के हैं, बहुत सारे बाकी भी और कंपनीज है वो सिंगल फेस लिखे हैं, उन पे ऑलरेडी स्पेसिफिकेशन पे लिखा जाता है। सिंगल फेस पे नेट मीटरिंग हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, ऐसा नहीं कि सिंगल फेस में नेट मीटरिंग नहीं होती, मगर ऑन ग्रिड सिंगल फेस में नहीं होता, ये 3 फेस में ही होता है। आपको 3 फेस मीटर लगवाना पड़ता है पहले, पर हम हर कंपनी दे रही है सर्विस, हमको अलग से नहीं दे रहे। हर कंपनी आपके सिंगल फेस मीटर को 3 फेस करवाने की कैपेबिलिटी रखती है, मगर उसके एक वापडा के लीगल चार्जेस होते हैं कि आपको एक डिमांड नोटिस पे करना पड़ता है सिंगल फेस का, उसको सिंगल फेस से 3 फेस पे शिफ्ट करने का। सिंगल फेस का मैक्सिमम लोड होता है 2, सैंक्शन लोड आप अपने बिल पे देखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा, वो 1 लिखा होता है या 2 लिखा होता है, इससे ऊपर अगर हो जाए तो वो 3 फेस में होता है। तो वो लोड के चार्जेस और उसकी टाइप को चेंज करने के चार्जेस, डिलीवरी चलान, वो चलान बनता है उसका प्रॉपर जो आपने पे करना होता है बैंक में, और वापडा की फाइल भी बनती है, वो भी बनानी पड़ती है, और कुछ आप जानते हैं बाकी सब कुछ भी वो भी करना पड़ता है, तो आपका मीटर सिंगल फेस से 3 फेस में हो जाता है। मगर जब कोई सोलर कंपनी आपका मीटर सिंगल फेस से 3 फेस में कराती है, तो वापडा की पॉलिसी है कि पहले आप यूनिडायरेक्शनल सफ़ेद मीटर लगवाएं 3 फेस सिंगल जगह पे। पर हम क्या करते हैं कि इस टाइम को सेव करते हैं, उसको कहते हैं कि भाई डायरेक्ट ही ग्रीन मीटर आप लगा दें हमारा, या AMI मीटर लगा दें जो कि 3 फेस है। अब इस सारे किस्से में जो थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ती है, ये एक तो इसके चार्जेस बढ़ते हैं
चालान फॉर्म जो मिलता है आपको, वो भरना, आपको पे करना पड़ता है इसका चालान। और इसके साथ थोड़ी कंज्यूमर की जो एंड यूज़र है उसकी कॉस्ट और भी बढ़ती है। उसकी खंबे से सिंगल फेस वायर आ रही होती है। जब 3 फेस सिस्टम आएगा तो उसको गोला लगाना पड़ता है जो कि 4 कोर होता है। उसमें आपके पास तारें आएँगी, तो वो तारें चेंज होंगी, खंबे से मेन मीटर तक तार चेंज होगी। और मीटर से आप कम खर्च में बालांशी करना चाहें तो मीटर से ही आप वायर अंदर तक लेके जा सकते हैं अपने इन्वर्टर तक। बाकी घर की वायरिंग को चेंज करने की बहुत सारे कस्टमर्स का ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि मुझे सारे घर की वायरिंग 3 फेस करानी पड़ेगी, तो डर जाता है। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको खंबे से मीटर तक तो आपकी 3 फेस वायर आ गई। सिंगल फेस मीटर की बात हो रही है, वो उतार के 3 फेस मीटर लगा देते हैं। ऊपर से 3 आपकी तारें 3 फेस कनेक्ट हो गई मीटर तक। और मीटर से अंदर आप डायरेक्ट ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट इन्वर्टर को ही 3 फेस की पावर दे दें। बाकी अगर वैसे एज इट इज चलता रहेगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप खंबे से मीटर तक और मीटर से इन्वर्टर को डायरेक्ट पावर दे दें 3 फेस, तो 3 फेस इन्वर्टर आपका ऑन हो जाएगा। जी। सर आपने एक चीज बताई कि 3 सिस्टम है हमारे पास, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, हाइब्रिड। इसकी थोड़ी सी डिटेल बता दें कि क्या इन्वर्टर चेंज होते हैं, इसमें क्या पैनल भी चेंज होते हैं, या इसमें वायरिंग भी चेंज होती है, या मतलब क्या हम किस तरह, मतलब कि कॉस्ट वाइज भी बता दीजिएगा, ताकि आपने एक बात की कि ये महंगा होता है, हाँ, डबल होता है ऑलमोस्ट, तो क्या चीजें उसमें ऐड अप मैं कॉस्ट बताता को हूँ। बढ़ाती हैं? जी, मैं आपका सवाल समझ सर, इसमें सिंपल ये है कि देखिए, पैनल सेम है, वायरिंग सेम है, जो केबल यूज़ होती है वो भी सेम है, जो नीचे प्रोडक्शंस है वो भी सेम है। मगर जब ऑन ग्रिड में से आप हाइब्रिड में जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। उसमें चेंज ओवर्स लगते हैं, कुछ और भी सिंगल चीज़ें ऐड हो जाती हैं। और मोस्टली जो इन्वर्टर्स हैं हाइब्रिड वो सिंगल फेस होते हैं, क्योंकि छोटे होते हैं। बड़ा 15 किलोवाट तक आ चुका है या और भी आ चुके हैं, मगर अभी तक जितने एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में वो 3 किलोवाट है। ब्रांड में चले जाएं, बाकी तो 1 किलोवाट 2 किलोवाट बहुत है। ब्रांड में चले जाएं, जैसे नाइट्रोक्स है, सोलिस, वो 3 में आता है, 3.6 में आता है, 6 में आता है, 8 में आता है, और 12 में आता है। इनकी इन्वर्टर की प्राइसेस बहुत हाई होती हैं। लेट्स सपोज एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर की आज की डेट में बात कर लें तो 20 किलोवाट इन्वर्टर या 15 किलोवाट 3 लाख रुपए का है। अगर आप उसमें 15 किलोवाट के पैनल नाइट्रोक्स के साथ लग जाते हैं, 15,600 वाट के पैनल उसके साथ लग सकते हैं। वो अकेला इन्वर्टर ही आज की डेट में 100% ओरिजिनल इन्वर्टर, कोई रिफर्बिश इन्वर्टर नहीं, उसकी प्राइस 9 लाख रुपीज़ है। तो 9 लाख रुपीज़ में तो हम कहते हैं जी हम ऑन ग्रिड सिस्टम लगा देंगे पूरा आपको। तो अब आगे बात उसके बाद, अब आप ज़माना बदल गया है, टॉल ट्यूबुलर बैटरी लगाना बेवकूफ़ी है। उसकी वारंटी ही सिर्फ 6 माह की है। 6 माह बाद आपको बैटरी, वो कहते हैं 2 साल की डिज़ाइन है, 2 साल चलेगी, 2 साल बाद तो आपको बदलनी है। टेक्निकली वो महंगी पड़ जाती है, तो आपको लिथियम आयन बैटरी लेनी है। और टॉल ट्यूबुलर रश डाल देती है आपके सिस्टम के नीचे, जहाँ पे 4 बैटरीज लगेंगी। जो 12 किलोवाट का इन्वर्टर होता है 48 वाट का होता है, उसके साथ 4 बैटरीज का बैंक डिपॉजिट करना पड़ेगा 48 वाट का। एक बैटरी 12 वाट की होती है। तब लिथियम आयन बैटरीज आ चुकी हैं, बहुत सारी टाइप्स आ चुकी हैं, लिथियम आयन है, कैपेसिटर्स हैं, बहुत कुछ हैं। तो लिथियम आयन बैटरी काफ़ी फेमस है पाकिस्तान में, वो लगाई जा सकती है। वो 48 वाट की एक खूबसूरत सी वॉल माउंट होती है, वो वॉल के साथ लग जाती है। वो ऐसे बैकअप भी बता सकेंगे आप, विविध कि हम बैटरी लेंगे तो इनका क्या बैकअप हो, कितना लोड मैनेज करते हैं, अच्छा सवाल कितने है। टाइम में? बैटरी जो बैकअप, ये जो बैटरी मैं लिथियम बैटरी आपको बता रहा हूँ, ये नॉर्मली 5 किलोवाट की होती है। 5 किलोवाट की बैटरी होती है सर। बैकअप कोई भी बैटरी का मैं प्रेडिक्ट कर, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ। ये फार्मूला है इसका। देखें, एक घर ए में लगा है सेम सिस्टम, और घर बी में भी लगा है सेम सिस्टम, दोनों में सेम है। घर ए उस पर 50 पंखे चलाता है, घर बी उस पर 10 पंखे चलाता है। घर ए वाला कह रहा है जो 50 पंखे चलाता है, यार मेरी बैटरी 1 घंटा बैकअप देती है। घर बी वाला कहता है मेरी बैटरी 5 घंटे बैकअप देती है। तो मेरे ख्याल से तो बड़ा आसान सा भाई, उसने लोड ज्यादा डाला हुआ ना। इट्स डिपेंड ऑन योर यूजर्स कि आपका इस्तेमाल कितना है। जितना आप उस पर लोड डालेंगे, जितने एम्पेयर से आप उसको ड्रेन करेंगे, उतनी जल्दी फारिग हो जाएगी। तो ये तो डिपेंड करता है, इसको प्रोडिक्ट नहीं किया जाता ये बैटरी कितना बैकअप देगी। 5 किलोवाट किया, अगर आप उस पर 1 किलोवाट का लोड डालेंगे तो 5 घंटे चला देगी वो। अब वो आप 5 किलोवाट लोड एक ही घंटे में से ले लो तो 1 घंटा चलेगी। इसमें बैटरी बढ़ा लें? बैटरी बढ़ाने की ऑप्शंस हैं, मगर बैटरी बढ़ाना इट्स नॉट अ लिटिल टास्क। बैटरी बहुत महंगी है, एक ही बैटरी लग जाए काफ़ी है। प्राइस बहुत फ़र्क है, हाइब्रिड की प्राइसेस का बहुत फ़र्क है, और उसकी मेंटेनेंस भी बहुत रहती है। जी। सर एक और सवाल ये था कि नेट मीटरिंग की बात कर रहे थे, और ऑन ग्रिड से हमें या हाइब्रिड से भी हमें नेट मीटरिंग, तो सर ये कितने वाट से हम लोग मतलब नेट मीटरिंग पे जा सकते हैं? हम जैसे लोग 4 किलोवाट के 6 किलोवाट का इस तरह की चल रहे हैं,
तो इसमें हम किस तरह मतलब बताएंगे कि नेट मीटरिंग वापस कहाँ पे जाके हमें अलाउ जी, करेगी? बहुत अच्छा सवाल है। नेट मीटिंग आप कह रहे हैं कि बहुत सारे 4 किलोवाट पे, 5 किलोवाट पे, 5 किलोवाट पे नेट मीटिंग हो जाती है, 6 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर आता है। 6 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर आता है, अच्छी कंपनी का भी आता है, ग्रोवाट का भी आता है और सोलिस वगैरह का भी आता है, मगर थोड़ी क्वांटिटी में है। 6 किलोवाट एक रीज़नेबल प्रोडक्ट है। देखिए नेट मीटरिंग पे आपने पैसे ही वेस्ट करने हैं। 6 किलोवाट एक बेसिक सिस्टम है, सिर्फ़ आपके कोई 1 एसी, 2 एसी चला सकता है या 1 एसी और आपके बाकी घर की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। तो फिर क्या ज़रूरत है वापडा को नेट मीटिंग करवाने की, आपको लाख 1.5 लाख रुपए वो लगाने की, ये कराओ, वो कराओ। तो आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं। आप वो तो आपने घर में ही इस्तेमाल कर लिया। तो मेरे ख्याल से तब नेट मीटिंग कराना, या तो आपके घर में एक एसी सारा दिन चलता है बड़ी मुश्किल से, तो आप कहते हैं मैं फिर भी सोलर लगा दूं, जो मुझे 25-30 हज़ार 40 हज़ार बिल आ रहा है, मैं फिर भी सोलर से उसको रिड्यूस कर लूँ, अच्छी बात है। मगर 6 किलो वाट पे आपको नेट मीटिंग गवर्नमेंट अलाउ कर देगी। 5 किलो वाट पे भी हो जाती है, फिर अंडर द टेबल बहुत कुछ है, मगर 6 किलो वाट पे कोई बैरियर नहीं है, आप करवा सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि कितने किस्म के स्ट्रक्चर जो है सोलर पे इस वक्त मतलब हमारे मुल्क या पाकिस्तान में लग रहे हैं? वो नो कमेंट्स। वो स्ट्रक्चर की टाइप्स तो सर दो ही हैं। उसमें एक तो सर रेडीमेड स्ट्रक्चर है, जिसको L2, L3, L4, L5 भी कहते हैं। लोग तो L5 पे भी चले जाते हैं, मैं इसको किसी भी सूरत में रिकमेंड नहीं करता। वो रेडीमेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑलरेडी बने बनाए होते हैं, और जो उसका मटेरियल गिना जाता है GI, वो तो बहुत ही रफ किस्म का है GI। उसमें भी गेज है, 14 गेज है, 16 है, 12 गेज है। तो जो चल रहे हैं 14 गेज का कहते हैं जी, 14 गेज का GI का स्ट्रक्चर है। तो मेरे ख्याल से उससे बेहतर है कि ज़मीन पे पैनल रख ली जाए, उससे आगे कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद आ जाता है कस्टमाइज स्ट्रक्चर। कस्टमाइज स्ट्रक्चर में भी इतनी क्वालिटीज़ हैं, इतनी क्वालिटीज़ हैं कि वी हैव नो वर्ड टू एक्सप्लेन दैट। को पाइप पे इंस्टॉल कर रहा है कोई, कोई पंजाबी च कह लीए कि सोटियां जी ने जिन्हों ते क्रॉस लगते हैं, उन्होंने तो इंस्टॉल कर देंगे ने। मगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा ऐसी चीज़ों से बचें। आपको जो स्ट्रक्चर है, एक किसी अच्छे वेंडर से बनवाना है, और बल्कि सबसे पहले आपको कोई सिस्टम ही किसी अच्छी कंपनी से इंस्टॉल कराना है। पैनल की वारंटी है जी 25 साल। स्ट्रक्चर आप इंस्टॉल करवा लेते हैं, वो सोटियां वाला जनाब जिसके क्रॉस लगाए जाते हैं, एक अच्छी कंपनी उसके क्रॉस लगाती है, हम उस पे वो स्ट्रक्चर खड़ा करके आपको लो कॉस्टिंग पे दे के चला जाता है। आप उस सारे स्ट्रक्चर में मिल मिला के कर लेना, तो आप उसमें 1 लाख रुपया बचाते हैं बस। इससे सस्ता नहीं हो सकता। मगर आप ये भूल सकते हैं कि यार ये 2 सीज़न नहीं इसने निकालने। जिस तरह की आंधी तूफान चलते हैं, उस तरह का ये 2 सीज़न नहीं निकाल पाएगा। और वो पाइप का होता है, वो गलना शुरू हो जाता है। वो कतई ही आपको सेव नहीं कर सकता। आप पैनल की वारंटी तो आप वेंडर से कहता है जी 25 साल तक मुझे देना है, तो मैं आपको बताता चलूँ, गिरने की, उड़ने की और टूटने की कोई वारंटी नहीं है। पैनल के काम करते हुए को छोड़ने की वारंटी है। तो अगर स्ट्रक्चर ही हल्का हुआ और पैनल टूट गया आपका स्ट्रक्चर से गिर के उड़ के, तो क्या वारंटी क्लेम कर लेंगे आप? तो इसलिए पैनल की वारंटी को क्लेम करने के लिए आपको 25 साल वाला स्ट्रक्चर भी लगवाना है। तो स्ट्रक्चर हमेशा आपको अच्छा लगवाना है। 2 टाइप के स्ट्रक्चर हैं, एक तो रेडीमेड स्ट्रक्चर होते हैं और एक कस्टमाइज स्ट्रक्चर होता है, जो छत की को जाके विजिट करके डिज़ाइन किया जाता है। इर्द गिर्द कोई साया ना हो, बिल्डिंग है क्या है, उसको हम कस्टमाइज स्ट्रक्चर कहते हैं। कस्टमाइज स्ट्रक्चर मोस्टली गार्डर्स पे बनते हैं, जो कि ऑलरेडी आपको सिस्टम लगे नज़र आ रहे होंगे, मेरे व्यूवर्स ने भी देखे होंगे, ये ट्रेनिंग मैनेजर्स भी उनको देख सकते हैं कि कैसे लगते हैं। उसमें आपको एटलीस्ट 3 mm का गार्डर इस्तेमाल करना चाहिए और 1.6 kg उसका वेट होना चाहिए 1 फीट के अंदर। चैनल जो है वो 1.5 इंच का होना चाहिए, और ऊपर भी आप जो लगाना चाहें, प्रॉपर आपकी 9 से 12 इंचज़ की पैडिंग होनी चाहिए। और मेक श्योर किया करें कि लेंट जो मोस्टली घरों में, जैसे DHA में हम बैठे हैं, DHA में लेंटर है, लेंटर के ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। और रोकना ज़रा, तो स्ट्रक्चर आपको को अच्छा इंस्टॉल करना है। स्ट्रक्चर में बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, उसको आपको एटलीस्ट 3 mm का गार्डर इस्तेमाल करना है। और जो उसमें इंस्टॉल हो किया जाते हैं, पैडिंग आपको बहुत केयर करनी है। गार्डर का वेट क्या है, चैनल क्या है, टॉप प्लेट लगी है कि नहीं, वेल्डिंग का क्या है, और पैडिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेस कहाँ पे लग रही है, बेस प्लेट क्या लग रही है। नॉर्मली हम DHA में है, और बहुत सारे घरों में लेंटर डलता है, लेंटर के ऊपर मिट्टी डाली जाती है, फिर उसके ऊपर टाइल लगा दी जाती है। बहुत सारे मेरे भाई बंधु, मेरे दोस्त क्या करते हैं, उन्हीं टाइल्स पे आपका स्ट्रक्चर माउंट कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी स्टुपिडिटी है। हाथ से तो नहीं हिल सकता, मगर खुदावंद की कुदरत के आगे जब आता है तो वो जवाब दे जाता है। मगर टक्कर तो जितना मर्जी आप उसको मजबूत बना लें, जब खुदा ने चाहना है तो वो कर ही लेना है। पर जितनी खुदा ने अकल दी है, उसके मुताबिक तो आपको इस्तेमाल करके मजबूत करने की कोशिश करनी है। आपको मेक श्योर करना है कि उस टाइल को उखाड़ा जाए,
मिट्टी निकाली जाए और लेंटर में जाके रावल बोल्ट की जाए। वो 8 mm की प्लेट होती है और उसको 4 रावल बोल्ट करने चाहिए। रावल बोल्ट करने से पहले उसमें पॉक्सी केमिकल डालना चाहिए, सीपे से भी बचाती है और मजबूती भी देती है। उसके बाद उसको और ऊपर वाला जो 9 इंच का पैड है, 9 से 12 इंच का पैड है, वो एक जान बनना चाहिए। अगर वो 6 इंच नीचे चला गया आपका लेंटर, वहां से लेके ऊपर तक ऑलमोस्ट को 18 इंच बन जाता है। 18 इंच का पिलर आपका सेम बनना चाहिए, 2 पीसेस में नहीं होना चाहिए, देन उसमें मजबूती आती है। तो आपको स्ट्रक्चर कोई अच्छा इंस्टॉल कराना है। अब आगे जी स्ट्रक्चर की बात। बड़ी बड़ी कंपनी स्ट्रक्चर लगाती हैं जनाब, स्ट्रक्चर में कंप्रोमाइज किसी सूरत में नहीं है। मेगा वाट के सिस्टम लग जाते हैं, कुछ भी नहीं है, और उनको धोने धुलाने का निज़ाम है ही कोई नहीं है। मैं कहता हूँ स्ट्रक्चर में वॉकवे, ये मैंने ही इंट्रोड्यूस कराया है जी। तो वॉकवे जो है मस्ट है। जैसे कोई कहते हैं ना पंजाबी च कि सूट दर्जी को समाओ तो जान पा देता है। वॉकवे सिस्टम में जनाब आपके जान डाल देता है। उससे आपको इतना आसान हो जाता है, आपको पैनल जो है धोना बहुत फ्रीक्वेंटली ज़रूरी है। उनको धोना आपको हर हाल में पैनल्स की वॉशिंग ट्वाइस अ मंथ करनी है, एटलीस्ट आपको 15 दिन बाद उनको धोना है। तो अगर वो धोने का निज़ाम आसान होगा तो आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपकी नुकरानी, आपकी बहन, मैं खुद, कोई भी आपका फैमिली मेंबर जाके उसको साफ कर सकता है। तो वॉश करना क्यों जरूरी है? तो वॉश करना इतना ज़रूरी है कि पैनल्स की एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। जितनी पोल्यूशन है वो मिट्टी पड़ने से पड़ती रहती है, पड़ती रहती है। तो आजकल का जो वेदर है वो फोगी है और हवा में नमी है, वो मिट्टी ऊपर कीचड़ बन जाती है। मोस्टली स्मोक भी रहती स्मोक, हाँ जी, है। पीछे पीछे वो तो भाई अभी भी आज की बात करें तो अभी तो फोग हो रही है ना, तो फोग और नमी रहने की वजह से वो मिट्टी जो पड़ी है उस पर फोग पड़ती है, वो गीली हो जाती है, इस पे और मिट्टी पड़ती है तो वो जम जाती है, वो कीचड़ की शक्ल ले लेती है। तो पैनल की परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाती है। मैं मेक श्योर बताता हूँ, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। आप पैनल्स को रूटीन से साफ करें, आपकी प्रोडक्शन में बहुत फर्क आएगा। डेली यूज का डेली डेली यूनिट का बहुत फर्क आ जाएगा आपकी प्रोडक्शन में। बहुत पैनल्स की एफिशिएंसी, पैनल के पास देखिए एक सरफेस है वो खाली नहीं है, उसके ऊपर तो पहले ही मिट्टी की तह जम चुकी है। तो आपको हर हाल में उसको वॉश करना है, एटलीस्ट 15 दिन बाद आप उसको जरूर वॉश करें। पैनल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो वॉश करने का निज़ाम वॉकवे के बिना इम्पॉसिबल सी बात है। और घर वाले कर सकते हैं या जी, ये इस पे बताता हूँ। वॉशिंग बेसिकली आपको चाहिए कि किसी प्रोफेशनल कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लें, वो वॉश कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। हमारी भी सर्विसेज हैं। वैसे एक 10 किलो वाट में आपको बताता चलूँ तो वॉशिंग सर्विस आपको बहुत इंसेंटिव दे जाती है। आपके ये 30% का लॉसेज पूरे मंथ का आपको बताएं तो इसने अगर 100 रुपये की बिजली बनानी तो ये 70 रुपये की बनाता है। तो अगर आपसे कोई भी कंपनी 10 रुपये मांगती है तो आपको फिर भी वो 20 रुपये बचा के दे देती है। तो आपको किसी कंपनी से करा लेना चाहिए, क्योंकि सोलर के साथ काफ़ी बात हो चुकी हैं। बहुत सारे लोग साफ़ करते इंतकाल कर चुके हैं, मगर उनका तरीकाकार गलत था। मैं ये भी यहाँ पे गाइड करता चलूँगा। आपको जो सोलर साफ़ करना है फजर से पहले और रात सूरज डूबने के बाद, तो भी आपको इन्वर्टर्स को बंद करना है सारे सिस्टम को। मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि इस बहाने में नहीं रहना कि अब तो सूरज नहीं है, इस चाराजोई में नहीं रहना। मैं मेक श्योर करता हूँ सेफ्टी फर्स्ट है, आपको इन्वर्टर्स बंद करने हैं अगर आपने खुद से सर्विस करनी है। मगर मैं कहता हूँ इसको भी बी प्लान में रखें। कोशिश करें कि 4-5 हज़ार रुपये में आपकी लाइफ बचती है तो आप प्रोफेशनल बंदों से साफ़ कराएं। और वैसे भी उनकी वॉशिंग में और आपकी वॉशिंग में फ़र्क होगा। भले ही आपके सिस्टम में वॉकवे है, सिस्टम धोना आसान है, उसकी मीटरिंग आसान है, मगर कोशिश करें कि आप प्रोफेशनल टीम से करवाएं इसको। जी सर। सर मुझे आप बताएंगे डीसी और एसी, जी, इनके जरा फंक्शंस मुझे बता दें। इनका फंक्शन सब बड़ा सिंपल सा है। डीसी करंट है डायरेक्ट करंट, एसी करंट है अल्टरनेट करंट। पाकिस्तान में और बाकी जगहों पे मोस्टली, खैर यहाँ पे तो बात कर लें जहाँ बैठे हैं वहीं पे, यहाँ पे एसी करंट चलता है। जो आपके सोलर पैनल्स हैं और बाकी चीज़ें, ये डीसी करंट जनरेट करते हैं। आपने सुना डीसी पक्के आ गए, डीसी इन्वर्टर आ गया, डीसी लाइट आ गई, वो डायरेक्ट भी चल सकती हैं। प्लेटों के साथ आप डायरेक्ट भी इनको जोड़ लगा दें तो वो चल जाएंगी। उनको इन्वर्टर के बिना भी आप कन्वर्ट किए बिना, ये इन्वर्टर वर्ड निकला है कन्वर्ट से, तो वो कन्वर्ट करके बिजली देता है। जो पैनल जनरेट करते हैं वो डीसी करंट जनरेट करते हैं, डायरेक्ट करंट जनरेट करते हैं। आप चाहते हैं आपने इन्वर्टर नहीं लगाना तो आप डायरेक्ट भी कोई ऐसा डीसी पंखा लें हैं वो लगा लें। ये डीसी कूलर बड़े आम है मार्केट में, गर्मियों में बड़े फेमस हो जाते हैं वो डीसी कूलर। वो जी कितनी प्लेट से चलेगा जी, 150 वाट वाली प्लेट लाया तो डायरेक्ट ला लो तो जनाब डीसी, और वाकई ही वो कारगर है, वो चलता है। आप डीसी वो डीसी मोटर उसके अंदर लगी है, उसको उसके लिए कोई इन्वर्टर नहीं चाहिए आपको। मगर हमारे पास पाकिस्तान में हमारे जितने अप्लायंसेस चल रहे हैं, जो एनर्जी हम चला रहे हैं वो सारी एसी करंट पे है। और हमें नेट मीटिंग करनी है, वापडा भी एसी है हमारा।
तो जो आपका सोलर है वो डीसी जनरेट करता है, वो डीसी जनरेट करके नीचे वाला जो इक्विपमेंट इंस्टॉल है वो है इन्वर्टर, इन्वर्टर उसको कन्वर्ट करके आपके डीसी में देता है। एसी इज अल्टरनेट करंट, डीसी इज डायरेक्ट करंट। तो थोड़ा सा आप एक ब्रीफ करें कि हम एक जब पैनल पूरा सोलर सिस्टम लगवाते हैं इसमें कितने पोर्शन होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस तरीके से कहाँ का क्या चीजें, जरा थोड़ा सा ब्रीफली बता दें कि हम पैनल से लेके क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। ये नहीं, मैं समझ गया आप कहना चाह रहे हैं कि इसमें क्या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, इसके बिल्कुल कंपोनेंट्स क्या हैं। बिल्कुल। तो 3 टाइप के सिस्टम है, जैसे जो कि मैं पहले आपको बताता चलूँ, कंपोनेंट्स तीनों के थोड़े-थोड़े डिफरेंट है, मेजर डिफरेंट नहीं है। थोड़ा-सा बताता चलूँ, हाइब्रिड में, ऑन ग्रिड में और ऑफ ग्रिड में क्या है। हाइब्रिड में सबसे पहले आपको ऑफ ग्रिड में बता देता हूँ। ऑफ ग्रिड के साथ आप नेट मीटरिंग नहीं कर सकते, उसमें ये फीचर ही अवेलेबल नहीं है कि आप उसके साथ ये कर सकें। अब आ गया ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग के बिना नहीं चल सकता। अब आ गया हाइब्रिड, हाइब्रिड सब कुछ कर सकता है, आप बैटरीज के बिना चलाना चाहें चला लें, आपने नेट मीटरिंग नहीं करानी ना कराएं, वो चल सकता है। उसके साथ ये सारा तमाशा किया जा सकता है, पर वो समझ से बाहर हो जाता है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, इसलिए उसको हम नहीं कर पाते। तो बाकी आपका क्या सवाल था इसके सवाल अलावा? सर ये था कि हम एक जब पैनल इंस्टॉल करवाते हैं हाँ तो जी, कंपोनेंट्स की बात हो रही थी, मैं वो कंपोनेंट्स की बात करता पूरी हूँ। चीजें हमें सर कवर हाइब्रिड में बता दिया कि आपको बैटरीज इन्वॉल्व होती हैं, उसमें भी इन्वर्टर्स की टाइप्स हैं कि IP61 है, IP21 है, IP क्या है, IP21 है, वो बैटरीज के बिना चल जाते थे। IP65 को आपको बैटरी सेकंड सोर्स जरूर देना पड़ेगा, वरना वो नहीं चलेगा, उसमें आपको वो देना पड़ता है कि आपको उसमें। अब आगे इक्विपमेंट्स की बात, सर पैनल सबके साथ सेम रहेंगे अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम में जा रहे हैं। पैनल्स ऊपर वही हैं, नीचे ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगा और उसकी टाइप होगी ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। आप उसके साथ बैटरीज लगाएंगे, आपकी मर्जी है, नहीं भी लगाना चाहते तो भी उसके इक्विपमेंट्स यही हैं। बाकी प्रोटेक्शन की बात कर लें, एसपीडीज हैं, ब्रेकर्स हैं, फ्यूज हैं, वो तो वहीं के वहीं रहने हैं। ऐसे ही ऑन ग्रिड में बात कर लें, ऑन ग्रिड में भी पैनल्स वही रहेंगे, नीचे ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा होगा, उसकी प्रोटेक्शन में भी एसपीडीज लगी होंगी, एसी एसपीडी लगी होगी, डीसी एसपीडी लगी होगी, फ्यूज लगे होंगे, और प्लस मेन ग्रिड आपको बता रहा हूँ कि जो मेन कंपोनेंट्स हैं इसके, और इसके साथ आपके पास एक ग्रीन मीटर इंस्टॉल्ड होता है। मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और प्रोडक्ट भी है कि आपको ऊपर लाइटनिंग रेस्टर भी इंस्टॉल कराना है, आपको बोरिंग भी करानी है। बोरिंग भी, जो बोरिंग होती है घरों में ऑलरेडी नॉर्मली बोर हुआ आता है, बेसिकली आपको 3 बोर कराने चाहिए, 2 आपको अपने सोलर के लिए कराना चाहिए और एक घर का पहले होता है जो कि एसी बोर होता है। अब बोर के अंदर भी बोर की वैल्यूज होती हैं कि बोरिंग तो करा ली मैंने, अर्थ बोरिंग वो क्या कराई है, मोस्टली लोग क्या कहते हैं, वो 2.5 फुट का एक सरिया सा होता है, वो जमीन में कच्ची मिट्टी में ठोक के जरा अर्थ हो गया आपका। ऐसा अर्थ कुछ नहीं होता, पाकिस्तान में अर्थिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको प्रॉपर बोरिंग करानी है, और उसकी एक आसान लफ्ज़ है, एक मीटर आता है, उसकी वैल्यू जो है बिलो द 5 होनी चाहिए, बिलो द 5 ओहम होनी चाहिए। एक मीटर होता है वो आपको बता देता है इसकी रेजिस्टेंस क्या है, बिलो 5, 3, 2.5, 2, 4, ये रेजिस्टेंस उसकी आनी चाहिए, ओहम कहते हैं उसको। उसको जब बोरिंग होती है तो मीटर के साथ ज़रूर चेक कर लें कि मेरा बोर इस कंडीशन पे आ गया है कि नहीं आ गया। सर ये बोर की बात की तो हमारे इस पैनल में आप कह रहे हैं बोर होते, तो हमारे एक ही बोर काफी है या नहीं, 3 बोर होने चाहिए ना। हम तो 2 बोर खुद से कराते हैं ना, जब हमसे काम कराता है कोई भी, तो हम वो तो सर 2 बोर, कौन एक तो कौन से उसका होते सर हैं? एसी डीसी बोर करा लें। एसी उसमें अलग आप, डीसी हाँ, अलग। आप नहीं, एसी तो उनके घर का होता है ना, आपको एक सेपरेट बोर जो देना है आपको लाइटनिंग अरेस्टर को देना है, दूसरा बोर आप कॉमन कर सकते हैं। मोस्टली घरों में तो सर मतलब नॉर्मली अगर क्या है तो नहीं भी होते, मैं कहता तो नहीं होते ना बोर, मगर आप ये खुद कराना कराते बहुत हैं, ज़रूरी है बोर। आप खुद भी कराते हैं। हाँ, बोर कराना बहुत ज़रूरी, हम बोर के बिना काम नहीं करते, और हम प्रॉपर बोर करते हैं, सरिया वगैरह नहीं ठोक के जाते कि जनाब वो 2.5 फुट का सरिया ठोके और बोर होगा। बोरिंग कराना बहुत ज़रूरी है, और ये नेपरा के भी एसओपीज़ में है कि आपका घर में बोर होना ज़रूरी है, वरना आपकी नेट मीटरिंग अप्रूव नहीं होती। जी अच्छा जनाब। सर एक और सवाल ये था कि हम जब ये वायरिंग या मतलब आपने बात की कि पैनल से हमारे पास इन्वर्टर तक बीच में क्या मतलब इन्वॉल्व, क्या हमें मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, और वायर है तो कौन सी वायर आती है, और उससे आगे इन्वर्टर से आगे होम तक हमारे हमें जब प्रोडक्शन जी, जो यूनिट पैनल से, सर बता दिया आपको, जो पैनल से इन्वर्टर तक आनी है वो सेम वायर ही होती है, वो आपको हमें कौन सी क्वालिटी इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या ये, होता है इसमें? सर वायर की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करता है कि आप कितने पैनल एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और क्या क्वालिटी बहुत सारे जरूरी है लोगों की कि मिसकंसेप्शन ये भी है नॉर्मली यूज कि करने जनाब के? आपको बड़ी तार इस्तेमाल करनी चाहिए, ये करना चाहिए, 10 mm कर लें, ये कर लें, वो कर लें। सर ये डिपेंड करता है
कि आप स्ट्रिंग कितने पैनल्स की डाल रहे हैं, आप उस तार पे पैनल कितने कनेक्ट कर रहे हैं। मेरे एसओपीस पे चल जाए, मैं 14 से 15 से ज़्यादा हम लोग पैनल्स नहीं लगाते एक स्ट्रिंग पे। इसके पीछे भी वेंडर्स की बहुत सारी मिथ होती है, बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट कर लिया जाता है। कस्टमर तो कह देता है जी आप उससे महंगे हैं, वो मेरा सस्ता है, मगर वो देखता नहीं यार, वो 10 किलो वाट में 17 पैनल लगा रहा है, ये 18 लगा रहा है, इसके पीछे बहुत गेम है। 17 की और 18 की बड़ी स्टोरी है। 17 क्या है, 17 पैनल एक स्ट्रिंग पे कनेक्ट कर दिए जाते हैं। तो एक स्ट्रिंग पे कनेक्ट करने के बजाय मैं कहता हूँ एक स्ट्रिंग पे अगर एक रोल भी लगता है तो आप 28,000 का तो रोल ही बचा जाते हैं आप। फिर एक स्ट्रिंग के साथ फ्यूज बचा लेते हैं आप, एक स्ट्रिंग का डीसी ब्रेकर बचा लेते हैं, उसकी एसपीडी बचा लेते हैं, तो बहुत सारी कॉस्ट कम हो जाती है। तो कस्टमर B2B वाला जो होता है वो कहता है यार आप तो महंगे हैं। तो एक पैनल बढ़ाने से खर्चा बहुत सारा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। सर हमें मतलब ये जैसे नॉर्मल अगर हम लो क्वालिटी की वायर कोई लगा ले वेंडर, उससे भी नुकसान। बहुत नुकसान तो लो क्वालिटी में तो आपको जाना ही जाना नहीं है ना, हर हाल में नहीं जाना ना। देखिए मैं कह रहा हूँ कि आपने अगर सिस्टम लगवाया है तो आपको अपने वेंडर को कहना है आपने 10 किलो वाट का सिस्टम लगाया है तो 10 किलो वाट में 18 पैनल लगते हैं। हर कंपनी यही लगा रही है, वो 17 लगाती है तो वो वही गेम करती है। आपको 18 पैनल लगवाने तो आपको उसको कहना है, मेक श्योर करना है कि आपको उसे कहिए इसकी 2 स्ट्रिंग्स आपने डालनी है, 9 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स बनानी है। देन आपका सिस्टम प्रोडक्शन भी अच्छी करेगा और आपके सिस्टम की लाइफ भी बेहतर होगी। आपको अब इसमें आ जाए कितने की तार, तो 6 तार ओरिजिनल होनी चाहिए। भले ही देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं यार 100 किलो वाट मेगावाट का सिस्टम है तो उसमें तार तो बड़ी लगेगी, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। स्ट्रिंग तो वही है ना यार, स्ट्रिंग वहीं पे आपकी स्ट्रिंग को आपको स्ट्रिंग को लेके चलना है कि स्ट्रिंग कितने वाट आप पैनल्स की आप लगा रहे हैं। तो तार 6 काफी है। शर्त ये है कि वो ओरिजिनल होनी चाहिए। अब ना मार्केट में आजकल ना पैनल्स मतलब कितने टाइप्स के पैनल्स हैं और कितने वोल्टेज के पैनल्स जो है इस वक्त मार्केट में है। पैनल तो सर बहुत सारी कंपनीज के हैं और बहुत सारे वोल्टेज के हैं। पहले आपके पास, बहुत पीछे नहीं जाऊंगा मैं आज के ज़माने से बात करता हूँ। आपके पास पहले पी टाइप पैनल्स आ रहे थे, इससे पहले कुछ उड़ते हैं वो भी पी टाइप थे, मगर उसमें मोनो क्रिस्टल क्रिस्टल लाइन जो भी थे वाट एवर। आज के दौर में अभी जो चल रहे हैं वो आपके पास चल रहे थे सर 540, 540, 545, 550, 555, 560, 565, ये पैनल्स आपके चल रहे थे। ये आपके पैनल्स आते हैं पी टाइप में। ये सारे पैनल थे पी टाइप में जो आपके पास चल रहे थे। अब काफ़ी देर से पाकिस्तान में भी एन टाइप पैनल आ चुके हैं, अब तो खैर HJT भी आ चुके हैं और भी काफ़ी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब पी टाइप की बजाय एन टाइप चलते हैं, वो तकरीबन 570 से स्टार्ट होते हैं। इससे पीछे चले जाएंगे तो वो पैनल एन टाइप में नहीं आते, वो पी टाइप पैनल्स होते थे। और प्राइसेस में भी फ़र्क है, कंपनीज में भी फ़र्क है। डेफिनेटली एन टाइप पैनल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी है और अब तो टॉपकॉन पैनल्स आ चुके हैं, वो बाइफेशियल पैनल हैं, बैक साइड से भी आपको बिजली गेन अच्छा देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रह जाते हैं आपके लिए टॉपकॉन पैनल्स। स्पेशली कस्टमाइज स्ट्रक्चर में जाएं तो आपको बाइफेशियल पैनल ही इंस्टॉल कराना चाहिए, कि जब कस्टमाइज कर रहे हैं स्ट्रक्चर को तो आपको बाइफेशियल पैनल पे जाना चाहिए, रेदर देन कि आप अगर L2 लगा रहे हैं तो फिर आप बाइफेशियल ना भी लगाएं तो आपका मैनेज हो सकता है। जी बताइएगा अगर कुछ सवाल और आपके तो। दूसरा, इस वक्त मार्केट में ना पैनल A B C कैटेगरीज में है। हाँ जी, मैं सॉरी। मतलब हम उनको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि यार ये इसी कंपनी का है। हाँ, मैं ये जो पाकिस्तान में भी चल रहा है, ये आप देखेंगे ये थर्ड पार्टी पैनल है, दुबई का पैनल है, ये है बेसिकली प्रॉब्लम, वो पाकिस्तान के लिए बना ही नहीं होता पैनल। वो लेट्स सपोज वो कैनेडियन का ही है पैनल, वो जिनको कोई थर्ड पार्टी पैनल है, वो यहाँ कोई बाहर का इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में आया है दूसरी कंट्री से, वो पाकिस्तान रीजन का पैनल नहीं होता। बेसिकली आप उसका प्रॉब्लम आपको ये आना है कि आप उसकी वारंटी पाकिस्तान में क्लेम नहीं कर पाएंगे। पैनल 100% ओरिजिनल ही है, वो मैं बता रहा हूँ पैनल 100% ओरिजिनल ही है वो, मगर उसका प्रॉब्लम, उसका फ्लॉज ये आएगा कि जब आप उसको मार्केट में लेके जाएंगे तो वो कंपनी उसको क्लेम नहीं करेगी कि ये तो पाकिस्तान का प्रोडक्ट ही नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए बना नहीं है। बहुत सारे दोस्त, मैं इन्वर्टर पे आपको बताता हूँ, हमारे एक दोस्त ने इंटरनेशनल इन्वर्टर खरीद लिया, तो वारंटी में लेके गया तो उनको तो पता था कि पाकिस्तान रीजन का इन्वर्टर, वारंटी नहीं ले सका। उन्होंने स्टेट इनकार किया कि जी माफ़ी चाहते हैं, ये पाकिस्तान का इन्वर्टर नहीं है, आप दुबई से लेके आए हैं, खुद से लेके आए हैं, जहाँ से भी पाकिस्तान का इन्वर्टर नहीं है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट लेनी है जो पाकिस्तान के लिए बनी है। पैनल्स में बहुत 2 नंबरी आ चुकी है, कोई ईरान से है, कोई दुबई से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। आपको जो पाकिस्तान रीजन के लिए बना हुआ है, डायरेक्ट इम्पोर्ट का सिस्टम है, वो लेने हैं पैनल्स। और कोशिश कर लिया करें कि एक ऑथेंटिक वेंडर से पैनल ले लिया जाए या उस कंपनी से काम करा लिया जाए, सारे काम की जिम्मेदारी लेती है। पैनल किस तरह पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है और ये वारंटी में और ये पाकिस्तान के लिए बने हैं। जी बिल्कुल, ये जिस वेंडर से आप खरीदते हैं उससे डॉक्यूमेंट क्लेम करें,
उसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन आती है, उसमें इवन कि जिस इंपोर्टर ने इंपोर्ट किया है, कब चला है, कितने बजे पे चला था, क्या-क्या टेस्ट इसके हुए हैं, उसमें सारी डिटेल आती है। तो उसमें रीजन लिखा जाता है कि किस रीजन के लिए बना है और ये कहाँ जा रहा है। इसके अलावा आपका पैनल स्कैन भी होता है। स्कैनिंग में हर पैनल ने स्कैनिंग दी हुई है, आप उसको स्कैन करके देख सकते हैं कि टियर 1 का पैनल है कि नहीं है, बी ग्रेड तो नहीं है, सी ग्रेड तो नहीं है। बी ग्रेड के भी पैनल बीच में मिक्सिंग कर दी जाती है, तो आप उसको मेक श्योर कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात, किसी ट्रस्टेड वेंडर से ले लें जो आपको इस तरह का धोखा नहीं देगा। पैनल को अच्छा आप सर, एक और सवाल था कि अक्सर हम मार्केट में लोगों की ये होती है कि यार मैं पैनल ले लूंगा, मैं इन्वर्टर ले आऊंगा, आप जनाब ये काम करते हैं मेरे से, मतलब तो इनका कोई मतलब उनको वो शायद छोटे छोटे ये फायदे मैं मिल आपको रहे हैं बताता या हूँ, नहीं आप मिल रहे, कहना इसको चाह जरा रहे हैं, बताएं। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आप चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कस्टमर है, जैसे मार्केट में आप जाते हैं तो कहता है जी कि यार मैं पैनल भी ले आना, मैं इन्वर्टर भी ले आना, मैं आज लोया भी ले आना, मैं भी ले आना, ते तुम इंस्टॉल कर दे। तो ये बुरी डील नहीं है। हम तो खैर नहीं करते व्यूअर्स, हम ये नहीं करते क्योंकि, मगर ये जो करता है वो फायदेमंद रह जाता है। देखें, लेट्स सपोज उसने किया, उसने अपनी लेबर चार्जेस तय की और लेके चला गया। अब मेरे मुताबिक वो कस्टमर मैं आऊंगा तो मैं उससे सवाल करूंगा, सर आपका शुगल क्या है? वो कहेगा जी मैं तो जनाब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो अब वो ये सोच रखे बैठा है मैं पैनल भी आप लाइन चल जाए, इन्वर्टर भी आप लाइन चल जाए। मैं कहूँगा सर आप मेरे ख्याल से दिन के कोई 25,000 के कारीगर तो होंगे, अगर आप अपनी सैलरी को डिवाइड कर लें, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो कुछ है वट एवर जो भी। तो वो उसमें पहले अपना टाइम निकालता है, वो चीज़ें लेने जाता है, हाल रोड से लेने चला गया, कराची में सदर चला गया, इस्लामाबाद में चला गया, सदर चला गया, तो यानी लाहौर की बात कर ले तो हाल रोड पे चला गया वो लेने। वो जनाब उसने सारे पैनल अपना उस दिन अपनी दफ्तर से छुट्टी की, अपना सब कुछ किया, वो सामान लेके आ गया और ऑन कैश पैसे रख के फिर उसका सामान निकला, लोड हुआ। अब वो आते पंजाबी जो कहते हैं वो वाले हाल लोड क्या कहते साढ़े लो चला गया, सर मेरे लो जांदी रंडी हो जाए उन्हें परवाह नहीं है। बेसिकली उसके लिए वो क्लाइंट नहीं है, उसके लिए वो कस्टमर है, वो भी वॉकिंग कस्टमर आया, दुकान लाई तो सामान लेके चला गया। मैं कहता हूँ कस्टमर के साथ नहीं, आपको क्लाइंट बनाना चाहिए। क्लाइंट एक रिलेशन होता है, कस्टमर वॉकिंग होता है। जब आपका रिलेशन बनता है तो आप उसको सर्विस देने के मुताबिक होते हैं कि जी मैं आपको सर्विस दूंगा। अब उसका नुकसान, वो टेम्परेरी फायदा देख रहा है कि यार मुझे इन्होंने 10 लाख की कोटेशन दी थी, मैं तो ये 9 लाख में इकट्ठा कर ला। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल जो कि पॉसिबल नहीं है कि उन्हें 8 लाख से इकट्ठा कर लिया, अब उसने वो 2 लाख को देख लिया कि कंपनी 2 लाख चार्ज कर रही थी, पर 2 लाख का फर्क नहीं आने वाला, जहां मर्जी चल जाए। सबसे पहले अब उसको कैलकुलेट करेंगे 25 साल, अब उसने उसकी सारी जिम्मेदारियां खुद को खुद लेनी है। सिस्टम उसने लगवा लिया, लगवा के इंस्टॉलर लगा के चला गया, उसने तो अपनी लेबर ले ली। अब फॉर एग्जाम्पल सिस्टम प्रोडक्शन नहीं कर रहा, अब वो जिसको बुलाएगा वो पैसे लेगा आने के, वो चले फिर उसके चार्जेस हैं, टाइम इज मनी, वो आएगा चार्ज करेगा, नहीं मसला लभदा पिया तो इलेक्ट्रीशियन से मसला नहीं लभदा पिया। हुण कहंदे सर एक पैनल खराब है, चलो जी मान लिया पैनल, हुण वो पैनल लाण दे भी पैसे लेगा, पैनल लावेगा, ला के गड्डी च देगा, जनाब सर जी लै जाओ, हुण साहब रक्षा कराणगे, लोडर कराणगे तो उत्थे लै जाणगे, वो कहेगा जी हाँ जी मसले च 15 दिन बाद आना। अब आप वैसे ही आ जाएंगे, तो अब देखें आपने उस दिन का सारा दिन भी वेस्ट किया और अपना टाइम भी वेस्ट किया, पेट्रोल भी वेस्ट किया, पीछे सिस्टम भी बंद कर लिया। अब 15 दिन गुजर गए, 15 दिन जो आपने नुकसान कर लिए 15 दिन बाद चले गए, अब वो वेंडर 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 है, उसको क्या प्रो कहते जी हाली नहीं आया जी पैनल, आ जाएगा सर 4 दिन बाद, और ये ऐसा होता है। तो हम 4 दिन बाद फिर वापस आ जाओ, 4 दिन बाद फिर हम 4 दिन बाद तुम पैनल मिल गया, फिर आके लभो इलैक्ट्रीशियन उनको यार ला लाण दे, फिर पैसे लेगा। ਹੁਣ 19 दिन का ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆਇਆ, 19 दिन का ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, कंपनी इज जस्ट कॉल अवे कि सर सिस्टम की प्रोडक्शन, खैर मैं तो खुदा का शुक्र है मेरा तो बंदा खुद कॉल करते हैं, बंदियाँ खुद कॉल करती हैं कि सर आपका सिस्टम आज बन जा रहा है, खैरियत है? तो इधर आप सिर्फ एक जस्ट कॉल अवे हैं, आपको कॉल करनी है कि सर सिस्टम प्रोडक्शन नहीं सही कर रहा, तो टीम आपके पास पहुंच जाती है। अब अगर कोई पैनल ख़राब है, इन्वर्टर ख़राब है, वो उतारेगा, लेके जाएगा और सेम डे में आपको जो भी करा सकता है। मैक्सिमम 48 आवर्स का टाइम है हमारा, 48 आवर्स में आपका इशू फिक्स करता है। तो चॉइस इज़ योर्स कि एक तरफ आप सोचते हैं, देखिए जब मिलियंस की इन्वेस्टमेंट हो रही होती है तो उसमें 1-2 लाख रुपए के कोई मैटर नहीं करता, तो आपको हमेशा अच्छा वेंडर चूज करना है और 25 साल को भी मद्देनजर रखना है कि मुझे इससे 25 साल सर्विस भी लेनी है। तो सिचुएशन जो होती है ना सर, वो विन बाय विन ही होती है, विन विन सिचुएशन होती है। अगर वेंडर कस्टमर कहे कि मेरा ही फायदा आ जाए, तो जो वेंडर मेरे पास आया वो भूखा मरे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। झूठ बोलना गलत बात है, और सारे पेट की खातर काम करते हैं, तो कंपनी को कोई पैसा नहीं बचेगा तो आपको कैसे सर्विस दे पाएगी वो कंपनी? कंपनी के पीछे लवाजमात हैं, 4 शहरों में दफ्तर हैं, फैंसी ऑफिस हैं, 50 मुलाजम हैं, उनके पे रोल्स हैं, बाकी सेटअप है, डेफिनेटली कंपनी प्रीमियम चार्ज करती है।
तो वो सर्विसेज का चार्ज करती है, rather than एक आप सोलर इंस्टॉलर से या इलेक्ट्रिशियन से सिस्टम इंस्टॉल करा लें। आप कॉस्ट जरूर सेव कर लेते हैं उससे, मगर उसका लॉन्ग टर्म देखा जाए तो आप अपना नुकसान करते हैं, इसमें फायदा कोई नहीं करते आप। जी जनाब। जी, इन्वर्टर आजकल देखें आप सोशल मीडिया पे चले जाएं तो बहुत लोग मतलब छोटे छोटे कमरों में जो है वो इन्वर्टर्स बना रहे हैं, और मतलब जो छोटे छोटे इन्वर्टर्स बन रहे हैं उन्होंने लिखा होता है अपनी ऐड के ऊपर ट्रैक्शन बिल्डअप करने हाँ के जी, लिए कि ये बिल्कुल सस्ता है, मतलब वो बिल्कुल फ्री हो गया है। हाँ मतलब जी। बहुत सारी ऐसी एड्स भी आप सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो इन्वर्टर्स के बारे में बताएं, और बताएंगे कितना कि ये फ्री हो गया है। अच्छा, इन्वर्टर के बारे में तो जेम्स साहब बात कर लें, तो इन्वर्टर तो सब देसी इन्वर्टर बन रहे हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल बन रहे हैं, कारगर भी हैं, लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें प्रमोट करना चाहिए। मगर सर जब वो नेट मीटरिंग नहीं ना कर सकते वो, और ना ही इनको गवर्नमेंट ने नेपरा एक इदारा है, उसने एक सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को अलाउ किया हुआ है कि आपको ये प्रोडक्ट्स लगानी है, ये नेट मीटिंग कर सकते हैं, इन प्रोडक्ट के साथ आप नेट मीटिंग कर सकते हैं और हम आपको अनेबल इस फीचर को अनेबल करके देंगे। वो देसी इन्वर्टर्स हैं, उनके साथ अनेबलिंग नहीं हो सकती। हाँ जी, अब सवाल आ गया कि सोलर तो फ्री हो गया, हाँ, तो ये सच कह रहे हैं बात, वो ऐड कोई बुरी नहीं है, सोलर फ्री हो गया। इसके पीछे की मिथ ये है सर, आज तक की हिस्ट्री में, मेरी एज 42-41 है जनाब, मैंने अपनी जब से होश संभाली है, जो प्राइस को शूट हुई है जब, तो उसको वापस आते मैंने नहीं देखा। हमने 140 रुपये पर वाट भी पैनल बेचा है, 140 रुपये पर वाट। अब 140 को पर वाट और 30 रुपये को पर वाट मद्देनजर रख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर अभी भी ये फ्री नहीं है तो इसको फ्री कहना इट्स नॉट अ बिग डील, और इसको फ्री ही कहा जाएगा। कहाँ 140 रुपये पर वाट, और आज सिर्फ 30 रुपये पर वाट पैनल मिल रहा है, तो ये फ्री है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, इसको फ्री कहा जाना। अगर कोई व्यूज ऐसा कह के व्यूज ले रहा है तो मेरे ख्याल से कोई बुरी बात कोई नहीं है। ये फ्री के ही मुताबिक है। कहाँ आपका 70-80 हज़ार 1 लाख का पैनल, और कहाँ आप 19 हज़ार रुपये का पैनल। तो मैं तो नहीं मानता कि ये फ्री नहीं है। अब कस्टमर को भी थोड़ा एजुकेट होना पड़ेगा कि वाकई ये फ्री ही हिसाब है, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। जी जनाब। और ब्रेकर्स का इसमें कितनी कि मतलब जरूरी चीज है कि बड़ा देख समझ के लगवाने चाहिए। जी मैं समझ, प्रोटेक्शन की बात करें, प्रोटेक्शन बहुत मेक श्योर है। प्रोटेक्शन बहुत सारी कंपनीज हैं जो लो कॉस्टिंग काम करके अब कस्टमर को खुश कर जाती हैं फॉर द टाइम बीइंग। कस्टमर भी खुश हो जाता है, वो लॉन्ग टाइम नहीं सोचता। प्रोटेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है सारे सिस्टम में। अगर आपकी प्रोटेक्शन नहीं लगी, बेसिकली हर इन्वर्टर में जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स, वो सॉरी इन्वर्टर्स हैं, ये हाइब्रिड हैं, ऑन ग्रिड हैं, जो बड़े इन्वर्टर हैं बड़ी कंपनी के, इनके अंदर बिल्ट इन एसपीडीज और ब्रेकर्स मौजूद होते हैं। मगर अगर हम एक एक्स्ट्रा लेयर बाहर लगा देते हैं तो वो इन्वर्टर तक पहुंचने से पहले उन चीज़ों को फॉल्ट में कर देगी, रेदर देन के इन्वर्टर को हर्ट कर दे। देखिए, अगर इन्वर्टर हर्ट होता है तो डेफिनेटली वारंटी सेंटर जाएगा, और वो वहां से सर्विस सेंटर से सर्विस होके आएगा। अगर आपने एक्सटर्नल लेयर लगाई होगी तो वो खराब हो जाएगी, वो हमें कॉल करेंगे, हम आके उसको चेंज करके चले जाएंगे। तो उसमें टाइम सेविंग है, आपको एक्सटर्नल लेयर प्रोटेक्शन की लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे वेंडर्स जिन्होंने लो कॉस्ट पे काम किया होता है, वो डायरेक्ट एक ब्रेकर लगाते हैं स्ट्रिंग का, बस दैट्स इट, जनाब सिस्टम ऑन कर देते हैं। स्ट्रिंग की पहले भी बात हुई है, इन्वर्टर के बीच में स्ट्रिंग्स का जो रोल है वो कितना इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी आपने इसको डिस्कस किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग्स, और जो तार का साइज है और तार की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, लॉसेस होते हैं, इससे एक और बात बताते चलो, आपको डीसी लॉसेस को कवर करने के लिए आपका इन्वर्टर और पैनल का डिस्टेंस बहुत छोटा रखना है। बहुत सारे कस्टमर पसंद करते हैं ऐसे, यार मेरे वो कोने चला दे इन्वर्टर, यार मेरा घर सोना लगे तो पैनल वो कोने चला दे। वो समझ रहा होंगे कि वेंडर अपनी तार की कॉस्ट बचा रहा है, जो उन्होंने थोड़ा सा टेक्निकल समझाना चाहता है, मगर कस्टमर समझता है कि शायद अपने पैनल की कॉस्ट में बचाना चाह रहा है, तार की कॉस्ट में। मगर आपको टीसी लॉसेस से बचने के लिए पैनल और इन्वर्टर का गैप कम से कम रखना है, और इसके दरमियान आपको मेक श्योर करना है एक 10 किलोवाट सिस्टम में भी इससे 2 स्ट्रिंग्स ऐड करानी है। इसकी मिसाल सिंपल सी एक है कि आपने एक पंजाबी जी कहते हैं एक 7 नती तार इंस्टॉल कर दी है, उन्होंने तुम 4 एसी चलाओगे तो नहीं चल पाएंगे, वो मेल्ट हो जाएगी। आपने लोड उस पर उतना डालना है जितना अफोर्ड कर सकता है। जब आपका लोड डिवाइड होगा, आसानी सी बात है कि अगर एक कार में 2 बंदे बैठे हैं, या एक घोड़े में 2 बंदे बैठे हैं उसके बग्गी में पीछे, तो वो फास्ट भागेगा, या 4 बंदों वाला भाग जिस पे भार ज़्यादा होगा वो स्लो ही भागेगा। तो आपको अपना जो लोड है वो डिवाइड करना है कि यार इसको 9-9 की तुम 2 स्ट्रिंग्स डालो। इतना नॉलेज आपको सोलर लगवाते होना चाहिए। जी। दूसरा आपने बात की है 6 mm मतलब वायर की, उस वायर के ऊपर पाइप्स को जो मतलब सेफ्टी के लिए वो क्यों मतलब इतना जरूरी है, क्या वो ना भी लगे तो वो चल सकता है?
जी, बिल्कुल चल सकता है अगर आपने डबल पीवीसी पाइप वो यूज़ की हो आपने केबल, मगर पाइप्स लगाना इसलिए ज़रूरी है कि छतों पे बच्चे जाते हैं, फैमिली चले जाती है और वेदर कंडीशन मैं कहता हूँ कि काफ़ी वर्स्ट होती है पाकिस्तान में, काफ़ी मौसम हमें देखने पड़ते हैं, आंधी, बारिश, तूफ़ान, धूप जब तो तारों की सेफ्टी के लिए आपको अच्छी किस्म का पीवीसी पाइप इस्तेमाल करना है। खैर मेरे से जो काम कराते हैं तब तो मेरा चैलेंज है, कोई कस्टमर मुझे कह नहीं सकता कि नहीं जी मेरे पास तो ये इंस्टॉल नहीं हुए। आपको पीवीसी पाइप्स इंस्टॉल कराने हैं, तार को ओपन नहीं छोड़ना, जो कि आपको जीएम का इस्तेमाल करना है या पॉपुलर का इस्तेमाल करना है। पॉपुलर या जीएम दोनों क्लेम करते हैं कि हमारा पाइप जो है 20 सीजन्स देख सकता है, यानी 20 साल तक कारगर है, उसको कुछ नहीं होगा। तो आपको एटलीस्ट जीएम का और पॉपुलर का पाइप इंस्टॉल कराना है, ओपन वायरिंग नहीं करानी। एक और बड़ा क्वेश्चन है लोगों का, दो किस्म के आपने बताया पैनल्स, तो क्या एक स्ट्रक्चर के ऊपर दोनों किस्म के पैनल लग सकते हैं? ऑलरेडी किसी के पास लगे हुए पी टाइप के, वो ऐड करना चाह रहा है, क्या अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। पॉसिबिलिटी यानी है? आप कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के पैनल्स हाँ लग जी। सकते हैं नहीं लग सकते एक सिस्टम के साथ, यानी एक इन्वर्टर के साथ। जी बिल्कुल लग सकते हैं, डिफरेंट टाइप के पैनल भी लग सकते हैं, डिफरेंट वॉट के पैनल भी लग सकते हैं। यानी आपने कहा जी एन टाइप और पी टाइप इकट्ठे लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं, मगर यानी एक इन्वर्टर के साथ एक स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहा, मेक श्योर कि एक स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहा मैं। आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपको उनकी स्ट्रिंग्स चेंज करनी है। लेट्स सपोज 10 किलो वाट की बात कर लेते हैं, 10 किलो वाट में 18 पैनल लगते हैं। आपके पास ऑलरेडी 9 पैनल पहले से लगे हुए थे कैंडियन के, अब आपको कहीं से सस्ते मिल रहे हैं, आपका दोस्त बेच रहा है, कोई वट एवर, ये कोई भी किसी भी सोर्स से आपको 9 पैनल और मिल रहे हैं, वो जिनको के हैं, तो कोई बुरी बात नहीं, आप उसकी स्ट्रिंग लग डाल दें, उसकी स्ट्रिंग लग दें, सिस्टम ठीक परफॉर्म करेगा आपका। अब ये टाइप भी चेंज होगी, कंपनी भी चेंज होगी, आप चाहें तो वोल्टेज भी डिफरेंट हो सकते हैं, वाट कितने वाट का पैनल है ये भी डिफरेंट हो सकता है कि जिनको 540 वाट का था जो अब मुझे सर एन टाइम मिल रहा है वो 585 वाट का या 590 वाट का, दोनों की स्ट्रिंग लग करते हैं, अच्छा सिस्टम परफॉर्म करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। मार्केट में इस वक्त जो है ना बड़े पैनल्स जो है ना वो आगे हुए हैं नए, उनका और कंपैरिजन किया जाए 570, 75, 80 और 85, उनमें और उनमें क्या बेहतरी है? मोस्टली लोग समझते हैं कि बड़ा पैनल लगाने से ना आपकी छत में जगह कम इस्तेमाल होती है, ये मिथ गलत है, ऐसा नहीं है। ये मेरे प्रैक्टिकल हैं, अगली कुछ वीडियोस में आपको मिल जाएगा नज़र, मैंने बहुत सारी जगहों पर इंस्टॉल किए हैं तो मुझे ये प्रॉब्लम है। वो पैनल साइज में भी बड़ा है, अगर आप 580 वाट की बात कर लें तो साइज में छोटा पैनल है, 625 वाट के पैनल की बात कर लें तो वो साइज में बड़ा है। एक जगह पे अगर सिस्टम लग रहा था 70 किलो वाट 580 वाट पैनल के साथ, तो वहां मैंने 625 वाट का पैनल लगाया जबरदस्ती में, तो मेरा सिस्टम सिर्फ 62 किलो वाट का लगा। उसका विड्थ, उसकी डायमेंशंस बड़ी हैं इससे, वो सिर्फ पैनल बड़ा है इससे। ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि बड़ा पैनल लगाने से आपकी जगह कम इस्तेमाल होगी, आपका सिस्टम छोटा हो जाता है। अभी तक का तो यही है, कोई बंदा मुझे कमेंट करके कहेगा तो मैं उसको ये प्रूव करा के दिखा दूंगा कि आपका बड़ा पैनल जो जगह ज़्यादा लेता है rather देन के छोटा पैनल उतनी जगह पे आपका सिस्टम इन किलोवाट्स में जब कन्वर्ट होता है तो वो बड़ा लग जाता है। यानी मैं 625 वाट का मैंने स्ट्रक्चर लगाया 70 किलो वाट का 580 वाट पैनल के साथ, 580, 585, 590 तक, उस पे सिस्टम लग रहा था 70 किलो वाट। अगर हमने 625 किलो वाट का वहीं पे पैनल लगाया, 625 वाट का पैनल लगाया, तो वहां सिस्टम सिर्फ 60 किलो वाट का लग पाया, बाकी जगह मौजूद ही वो खा गायब हो गई है बीच में से। गायब इसलिए हो गई है कि वो पैनल ही बड़ा है, उसकी विड्थ ज्यादा है। एक मेरा सवाल ये कि जो कस्टमाइज स्ट्रक्चर है, मतलब जब बहुत ज्यादा आंधी आती है तो एयर को पास आउट करने रास्ता बनाने के लिए आपको जगह चाहिए होती है, तो वो किस तरह मतलब बैलेंस करें, क्या मतलब उसमें बेहतरी लाएं ताकि एयर जो है वो क्रॉस हो सके? अभी आपने बताया कि मतलब आंधी और तूफान आते हैं और पैनल्स उड़ जाते हैं। इसका बेस्ट हल से आपको हर पैनल के बीच में गैप देना है 1 से 1.5 इंच का, पैनल टू पैनल आपको हर पैनल में 1 से 1.5 इंच का गैप देना है। और बहुत सारी कंपनी जो वॉकवे नहीं बनाती वो पैनल्स छोड़ती हैं बीच में से, एक पैनल छोड़ दिया, जैसे 10 किलो वाट का है, 18 पैनल लगते हैं तो उसमें 20 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, 2 पैनल्स को खाली छोड़ा जाता है, वो एयर प्रेशर को रिलीज करने के लिए होता है और उसका ड्यूल पर्पज होता है, और उसी से वॉशिंग का एक्सेस भी वहीं से लेते हैं वो लोग जो खाली ऐसे बनाते हैं, जो खाली पैनल छोड़ते हैं वो वॉशिंग का एक्सेस भी वहीं से लेते हैं, बाहर निकल के उसी से खाली पैनल से बाहर निकल के सारे पैनल को एक्सेस लेते हैं और उसी को एयर प्रेशर के लिए रिलीज करने के लिए यूज़ करते हैं।
पर हमारे सिनेरियो में थोड़ा फ़र्क है, हम पैनल टू पैनल भी गैप छोड़ते हैं और वॉकवे बनाते हैं। जब वॉकवे बन जाता है, एक स्ट्रेट वॉल पे जब प्रेशर डलता है दीवार पे या छत पे, तो देन हवा और मजबूत हो जाती है उसको उड़ा के ले जाने के लिए। जब उन हर पैनल में इस तरह से गैप आ जाता है और एक बड़ा 18 इंच का गैप आता है, तो हवा का प्रेशर जनरेट हो ही नहीं पाता। तो आपको वॉकवे भी मस्ट बनाना है और 1-1 इंच का गैप भी छोड़ना है। बहुत सारी सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस हैं कि इन्वर्टर्स में आग लग गई, अपना ब्रेकर्स जो है उनमें स्पार्क हुआ, तो काफी चीजों का नुकसान हुआ। उस चीज को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, ब्रेकर्स तो आग तभी लगती है जब आपके हाई वोल्टेज जनरेट होते हैं। तो एसपीडी का काम तो कुर्बानी देना ही होता है, तो वो कुर्बानी ही देती है। आग लग जाती है, थोड़ा वो भी लग जाती है। उसको सेव करने के लिए देखें, इलेक्ट्रिक है, इसको रोकना मुश्किल हो जाता है। जितना मर्जी चैलेंज कर लें, सीएनसी के ब्रेकर लगा लें, उसके लगा लें, उसके लगा लें, जो मर्जी कर लें, जब उसने लगना है उसने लगना ही लगना है, जो मर्जी कर लें आप। पर उसके बचने के तरीकेकार ये हैं कि आपको इन्वर्टर एक साइड पे इंस्टॉल करना है और जो प्रोटेक्शन है वो अलग उससे हट के इंस्टॉल करनी है। एटलीस्ट आपका 1 फुट का फासला या 6 फुट इंच का, 8 इंच का, एटलीस्ट कोशिश करें कि 1 फुट का फासला उसके दरमियान हो जाए। लाइक यहाँ आपने इन्वर्टर इंस्टॉल किया है तो ब्रेकर उसके नीचे ना इंस्टॉल करें, लेफ्ट राइट पे कर लें। एक मेरा और क्वेश्चन है, इन दिनों में अगर आप सोशल मीडिया को स्टडी करें तो बहुत जगहों पर ना डिफरेंट प्राइसेस हैं। 10 किलो वॉट कहीं है 8 लाख का दे रहा है, कहीं वो 9 लाख का बिक रहा है, कहीं वो 14 का है, कहीं वो 12 का है, कहीं वो 16 का है। तो इस चीज को किस तरह आप डिफाइन करेंगे? सर 8 लाख में तो आज की डेट है व्यूवर्स, आज की डेट है जनाब 9 जनवरी 2025। 8 लाख में तो कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है। सिस्टम वही अवेलेबल होगा, उसमें बी ग्रेड पैनल 100% होंगे, उसमें प्रोडक्ट के साथ ढेरों ढेर कंप्रोमाइज़ होगा। उसमें वो वही बात है, बोर नहीं कराएगा, सरिया ठोक के जाएगा और चला के चल जाएगा। ब्रेकर वो एक ही लगाएगा जनाब, चल गया। तार वो जितनी निकम्मी हो सकती है वो लगाएगा, उसको उससे कोई परवाह नहीं है कि मैंने वापस इससे कोई रेफरेंस क्लाइंट लेना है। 8 लाख में आप खुद से भी हिसाब ले लें, अपने अंदर कंज्यूम किए हुए प्राइसेस को भी ले लें, तो भी 8 लाख रुपए प्राइस नहीं बनती। तो इसको कम्पीट नहीं किया जा सकता। बाकी जो 15 लाख में लगा रही हैं वो प्रीमियम कंपनी अपना प्रीमियम चार्ज करती हैं और लोग उनसे कराते हैं, खुद इतने बड़े बिल बोर्ड लगाते हैं, सब करते हैं। प्राइसेस जो आज भी बात कर लें तो क्यूनर्जी ऑफरिंग द बेस्ट ऑफर। हम आज की डेट में आपको जो सिस्टम लगा के दे रहे हैं L2 और L3 में, वो हम आपको 10 लाख में लगा देते हैं और कस्टमर स्ट्रक्चर आपको 11 लाख में लगा देते हैं और इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं और वही स्टैंडर्ड्स। हाँ, जो कर जाते हैं वो एक जो स्ट्रिंग की बात आपको बताइए, स्ट्रिंग के पीछे भी बहुत कहानी है। 18 पैनल वो आपको कभी भी 18 पैनल नहीं देंगे, वो आपको 17 पैनल देंगे। 17 पैनल मतलब सिर्फ एक स्ट्रिंग। मेरे मुताबिक एक स्ट्रिंग को एक रोल लग जाता है, एक स्ट्रिंग को एक रोल लग जाता है। अब सेविंग देखें वेंडर की, सबसे पहले तो वो एक रोल सेव कर गया। 24 से 48 हज़ार रुपए का एक रोल है, अगर अच्छी वायर इस्तेमाल करता है तो एक रोल तो पहले 28 हज़ार रुपए तो वहीं पे गोल कर गया वो। अब वो नीचे आ जाए जी, 4800 रुपए की एसपीडी है, इतने का ब्रेकर है, वो भी सेव कर गया वो और अपनी कॉस्ट को भी सेव कर। इसके पीछे बहुत मिथ है, यानी अराउंड 50-60 हज़ार रुपए तो वो यहीं पे सेव करके अपना साइड पे हो जाता है। 18 पैनल नहीं आपको लगा के देता। 18 पैनल वाला जो भी सिस्टम लगाएगा वो 10 लाख से नीचे लगने वाला नहीं है। बहुत सारे भाई बंदूक चैलेंज करते हैं जी, मैं कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ। जब बात की जाती है उसकी क्वालिटी, जीएम पाइप क्या, वो तो पाइप भी नहीं डालेगा, वो पाइप में नहीं डालेगा। पहला सवाल था आपका, पाइप उसमें कभी भी नहीं डालेगा, नीचे कोई डक्ट नहीं लगाएगा। हम डक्ट लगाते हैं जीएम की नीचे भी, वो कहीं सूरत में कहीं पे भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्वालिटी कंप्रोमाइज, हर जगह क्वालिटी कंप्रोमाइज होगा। 8 लाख में सिस्टम किसी सूरत में नहीं लग सकता। हाँ, जो 15 लाख चार्ज कर रहा है, अब यहाँ आ जाए हाई रेंट पे आ जाए, जो 15 कर रहा है सिस्टम, 10 लाख में बहुत अच्छा सिस्टम लग जाए। 15 कंपनी कंपनी चार्ज है, कंपनी अपना प्रीमियम चार्ज करती है और ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो उनसे काम कराना चाहते हैं और डेफिनेटली काम प्रीमियम ही कराना चाहिए। जिसका बजट है वो कराना चाहिए, उसको प्रीमियम काम कराना चाहिए। नहीं, ये तो बहुत जरूरी है कि आप बहुत बेहतरीन काम करवाएं, क्योंकि एक तो ये आपका एसेट है, हाँ जी, बिल्कुल। और फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए आपको एक नामवर कंपनी के साथ ही काम काम करना करना चाहिए, चाहिए, बिल्कुल ऐसे क्योंकि ये 25 साल तक तो आप इसको लेके चल रहे हैं उससे साथ। पहले बेहतर तो यही है सदाकत साहब कि आपको उस कंपनी से काम करना है जो आपको आफ्टर सेल सर्विसेज दे सके, जो आपके लिए स्टैंड बाई पे खड़ी हो, ना कि आप पागलों की तरह उसको फोन कर रहे हो। तो आपको ऐसी कंपनी से, तो जो ऐसी सर्विस देगी वो डेफिनेटली चार्ज करेगी। जी जनाब। मेरा क्वेश्चन है मेंटेनेंस के लिए, मतलब ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कशन भी हुई है।
मेंटेनेंस क्यों इतनी जरूरी बन जाती है? इन्वर्टर, ब्रेकर्स, पैनल्स क्यों इतनी जरूरी बन जाती है? इस पे ना हमने ऑलरेडी एक वीडियो शूट की है, वो डाली नहीं है अभी यूट्यूब पे, मैंने वो डालेंगे, और उस पर एक कैलकुलेशन पूरी बना कर दी गई है। हमने एक सर्विस इंट्रोड्यूस कराई हुई है जो कि 3 स्टार सर्विस है। अब 3 स्टार सर्विस क्या है, मोस्टली कंपनी जितनी है वो सारी आपको पैनल वॉशिंग की सर्विस इंट्रोड्यूस करा रही है। जब पैनल वॉश करते हैं, पैनल वॉश 3 स्टार सर्विस क्या है, 3 स्टार में पहला स्टार है वॉशिंग का, सेकंड स्टार है स्ट्रक्चर मेंटेनेंस का और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को सारा देखना, और थर्ड है उसका नीचे इन्वर्टर की सर्विस करना, ब्रेकर की सर्विस करना। जब करंट फ्रीक्वेंटली इसमें से गुजरता है तो उसमें लूजिंग आ जाती है। तो हमारे सिनेरियो में अगर आप हमारी 3 स्टार सर्विस को लेते हैं तो उसमें हम सबसे पहले आपके पैनल्स को वॉश करते हैं, फिर आपके स्ट्रक्चर को देखते हैं, सिविल वर्क देखते हैं, नट बोल्ट टाइटनिंग करते हैं, और नीचे चल जाए तो ब्रेकर की टाइटनिंग होती है और इन्वर्टर की सर्विस होती है। अब ये ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि आपको ट्वाइस अ मंथ ये करना है। अगर इसकी कैलकुलेशन भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, अगर इसकी कैलकुलेशन देखी जाए तो आपका ये महीने में आपका जो सिस्टम एनर्जी वेस्ट करता है अराउंड 30% एनर्जी को वेस्ट कर देता है। उसको रुपीज़ में मल्टीप्लाई कर लें तो अराउंड ये 30,000 की बिजली पर मंथ बनती है। तो अगर आपको कोई कंपनी महीने में ये सर्विस दे देती है उस, और आपका ये 30,000 बच जाता है, तो वो कहता है जिसमें से 10,000 मुझे दे दें, तो मैं तो यही सर्विस दे रहा हूँ कि आप महीने में 2 बार हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम आपको 2 बार ये सर्विस देंगे और 10,000 रुपये चार्ज करेंगे। तो टेक्निकली उसने 30 आपको बचा के दिया और आपने 10 उसी में से दिया, और 20 तो आपके पास फिर बचता ही है। रेदर देन कि आप उसको गंदा रहने दें पैनल्स को, और पैनल्स की लाइफ को भी कम करें, सिस्टम की लाइफ को भी कम करें, और उसकी केयर भी नहीं होगी। आपको कंपनी को हायर करनी चाहिए और इसको मेंटेनेंस को कराना चाहिए। ये कंपलसरी है, हम इसको नहीं मानते कि नहीं यार की लोड पे ये आप ही तो लाएंगे, ये नहीं करना चाहिए। आपको प्रॉपर अपनी कंपनी से मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। ये एक अच्छी चीज है। इसमें इसी से एक और क्वेश्चन है मेरे जहन में, जब आप आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं तो उसमें क्या चीजें उस सर्विसेज में आप ऐड करते हैं? यही जो आपको बताई गई हैं कि उसमें हम आपको 3 स्टार सर्विस देते हैं। 3 स्टार में बाकी सर्विस तो हमारी बंदी यहाँ बैठी हुई है दफ्तर में, जिसका काम 4 बंदियां बैठी हैं, जिनका काम सारा दिन लोगों के सिस्टम्स को मॉनिटर करना है और लोगों को कॉल करके पूछती हैं कि सर आपका सिस्टम बंद क्यों है, हमें खुद ही पता चल जाता है। आपके पास तो एक्सेस होता है आपके मोबाइल ऐप पे, नॉर्मली आप अपने बिजनेस में अपनी जॉब पे बिजी हैं, आपको नहीं मालूम। 4 दिन शुरू का शौक होता है, आप ऐप खोल के देखते रहते हैं कितने यूनिट बने हैं, कितने बने हैं, बाद में कोई नहीं खोलता। पर उसकी परेशानी नहीं है, हमारा स्टाफ बैठा होता है, वो मॉनिटर कर रहा होता है किसका सिस्टम बंद जा रहा है, किसका ऑन जा रहा है। अगर किसी का बंद होता है तो उसको कॉल मेरा स्टाफ करता है और उससे पूछता है कि सर क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, आपका सिस्टम बंद क्यों जा रहा है। मॉनिटरिंग इसकी बहुत ज़रूरी है साथ में। थोड़ा सा जो कस्टमर्स हैं जिनको मतलब उनके ध्यान में एक अजीब व गरीब कंडीशंस आ रही है कि वादा को हम क्यों बेचें, पैसे ही कुछ नहीं मिल रहे, हमारा तो वही का वही हिसाब है, सुलह लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो सर इसके बारे में इनको थोड़ा सा बताएं कि वो यानी वो कहता है कि मैं ऑफ ग्रिड पे चला जाऊं, मैं हाइब्रिड पे चला जाऊं, मतलब ये वो नहीं करता हूं, मैं एक्चुअली वापडा क्यों बेचूं। बिल्कुल कंफ्यूज है, उसको पता भी कुछ नहीं है। कस्टमर कंफ्यूज है इसके बारे में कि जी मैं वापडा को बिजली क्यों बेचूं। आजकल रूमर्स चल रहे हैं कि जी वापडा ने यूनिट 8 रुपए का कर दिया, 9 रुपए का कर दिया, 19 रुपए का ले रहा था तो सस्ता कर दिया, और तो मुझे क्या बचेगा, मैं वेस्ट करूंगा अपनी मनी। तो यहाँ ना थोड़ा सा आपको एजुकेट करने की ज़रूरत है उनको। देखें सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, हम पाकिस्तान में रहते हैं सारे, और जो हमारी गवर्नमेंट का, हमें अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना चाहिए। गवर्नमेंट के सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हैं, मुल्क के क्या हालात जा रहे हैं, क्या इकोनॉमिक्स कर रही है, जो उनका तरीकाकार है बिल जनरेट करने का, बिल बनाने का, वो तो उन्होंने बनाना है। जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमें चीज़ों को पॉजिटिव भी लेना चाहिए, ना कि नेगेटिव लेना चाहिए। एक पंजाबी च एक मिसाल भी ना थोड़ा अपनी टीम लिए, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਨਾ 2 ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਆਰੇ 'ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਬਸ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮਹੀਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮਹੀਦੇ ਪੈਰ, ਮਹੀਦਾ ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, मेरा खर्चा बच गया। तो पॉजिटिव लेवल देखें उसका, वो उससे रिग्रेट नहीं फील कर रहा कि मेरा पैर कट गया, कहना मैंने हुणे तो पैर लेना पैंदा, मेरे तो पैसे भी बच गए। तो यहाँ पे यही मिसाल फिट होनी चाहिए। देखिए गवर्नमेंट आपसे पहले 19 रुपए का यूनिट खरीद रही थी और कस्टमर कहता है यार मैं अब हाइब्रिड पे चला जाऊँ, हाइब्रिड तो वैसे ही चीज़ें कढ़ा देता है। हाइब्रिड लगवाना आसान नहीं, कस्टमर को नॉलेज नहीं कि हाइब्रिड है क्या चीज़। हाइब्रिड बहुत महंगी प्रोडक्ट है, हाइब्रिड पे आप नहीं जा सकते उस तरह से। कुछ लोग जा सकते हैं, कुछ परसेंटेज लोग जा सकते हैं, वो भी जो बाद में बैटरी का खर्चा दोबारा फिर उठा सकते हैं। 5 साल बाद तो बैटरी चेंज होनी है, वो होना ही होना है।
अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ, इस पे भी बता दूंगा कि उसको कैसे आप कैटर कर सकते हैं, उसको कैसे एजुकेट आप कर सकते हैं। सबसे पहले जो वापडा हमसे 19 रुपये का यूनिट ले रही थी, अब लेना जा रही है 8 रुपये का, 10 रुपये का, इसमें भी आपका नुकसान की सूरत नहीं है। हमें गवर्नमेंट के साथ खड़े होना चाहिए। वो कहती है ठीक है मैं 8 रुपये का 10 रुपये का यूनिट लूंगा, तो अब कंज्यूमर का तो कहीं पे भी नुकसान नहीं है इस पर। नो डाउट वैल्यू टू मनी तो है नुकसान उसका, मगर देखें, आप एक कस्टमर कहता है कि यार मैं ऑफ ग्रिड पे चला जाऊं, मैं हाइब्रिड पे चला जाऊं, कस्टमर को ये नॉलेज नहीं है। देखिए ऑन ग्रिड सिस्टम जब ऑन हो जाता है ना, वो फुल पीक पे ऑन हो जाता है। समझ रहे हैं जेम्स साहब, फुल पीक क्या है? फुल पीक आपने ऑन कर दिया तो उसमें और एलिमेंट नहीं, उसने जितनी बिजली जितनी रोशनी उसको मिल रही है, उसने उतनी अपने सिस्टम के साइज के मुताबिक बिजली बना के आपको देते रहना है। आप घर में चला रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके पास सेकंड सोर्स है, वो वापडा को भेज देता है बिजली, वापडा को एक्सपोर्ट कर देता है, उसके पास सेकंड सोर्स है, इसलिए फुल पीक पे वो चल सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चल सकता है। अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि वो 8 रुपए का खरीद रहा है, आपको 8 रुपए का वापस। यार सारा दिन तो उसने आपकी घर की बिजली को पूरा किया ना, आपने नहीं इस्तेमाल की। अब आ जाते हैं और जो एक्सेस बची, आपने सारा दिन मेल से घर से बाहर थे, तो वो उसको फिर वेला बिठा दे सोलर को कि यार वापडा ने तो 8 रुपए का लेना है, तो यार उन्होंने 8 रुपए का ही बेचन दो, वो तो चलता पे है ना, किसी सूरत में नुकसान तो नहीं। हाँ अब आप सारी फैमिली घर में तो आप चला लें, दिन में सारा उसको यूज कर लें आप, तो नुकसान कहाँ हुआ? अब आ जाते हैं नुकसान की बात में। कहता जी कस्टमर कहता जी मैं फिर तो हाइब्रिड तो क्यों ना शिफ्ट हो जाए। हाइब्रिड सिस्टम ऑब्टेनिंग सिस्टम है, ये मांगता है। कस्टमर को इस चीज का फुल नॉलेज नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी के लोग हैं, बहुत कम परसेंटेज है जिनको नॉलेज है। वो उनको एजुकेट करें सर, सिस्टम ऑन ग्रिड ही है जो आपके बिल में बेहतरी लाएगा। जो आपने सोलर मिलियंस की प्रोडक्ट है सर, मिलियंस लगा के बिल आ जाए तो कस्टमर कंसल्टेंसी देने वाले को गालियां देता है कि यार उन्होंने नॉलेज नहीं, मैंने तो उन्हें दसिया ही कोई नहीं। तो आपको उसको एजुकेट करना है कि सर हाइब्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड सिस्टम जो होगा ये ऑब्टेनिंग सिस्टम है। ऑब्टेनिंग मतलब ये मांगता है। आपने 10 किलोवाट सिस्टम लगाया है, वो 3 एसी चला सकता है, तो अगर आपने 3 नहीं चलाए तो आपने घर में एक चलाया है, तो वो सिर्फ एक की बिजली बना के आपको देगा, 2 एसी की बिजली वेस्ट करेगा। अब बीच में सवाल करता है वो बैटरी में डाल देगा, मैं उसको कहता हूं बैटरी कल दी भरी है, बैटरी कल की फुल हो गई है, वो यूज ही नहीं हुई। रात को तो आपने वापडा पे शिफ्ट करना है, या फिर वापडा के स्विच उठा दें, रोज उसको चार्ज करें, जो कि मुश्किल प्रैक्टिस है, ये नहीं हो सकती। कहने में नजर आ जाती है सोच चुकना करांगे, इंज कर लाएंगे, बैटरी यूज कर ली, किया जा सकता है, पर ये आसान टास्क नहीं है, मुश्किल प्रैक्टिस। अगर ऑटोमेटिक लाइफ को रखना है तो फिर वो मुश्किल है। अब आपने वो 2 बिजली की एसी आपने वेस्ट कर दी। दूसरे सिनेरियो में अगर आपने उसकी नेट मीटिंग कराई होती तो वो बिजली 8 रुपए की तो वापडा फिर आपसे ले ही रहा है ना यार। शाम को जो आप यूनिट चार्ज कर रहा है उसके फिर भी आपको पैसे दे रहा है। प्लस पॉइंट इसको थिंक बी पॉजिटिव, जो यूनिट आप यूनिट इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं ऑफ पीक का, वो आपको रीइंबर्स करता है, वो पैसे आपको पीक आवर्स के डालता है वो। तो फिर भी कुछ ना कुछ तो आपको कुशन मिल रहा होगा ना उस 8 रुपए से पीक आवर्स को कैंसिल करने का। अब कोई इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री वाला ये कर लेगा कि ठीक है जी मैं कह रहा जी मैंने 8 रुपए का लेना है आपसे यूनिट, तो इंडस्ट्री तो किसी घर भी नुकसान में नहीं है, तो इंडस्ट्री तो किसी सूरत में नुकसान में नहीं जाती, उसकी शिफ्टें दिन की हैं। अगर वो शाम को बंद कर देता है तो दिन में उसने सिस्टम अपना इतना बड़ा लगाया तो दिन में तो यूटिलाइज कर सकता है ना सारा उसको, उसमें क्या नुकसान होना है उसका। ऑन ग्रिड सिस्टम बेस्ट सोल्यूशन है। प्राइस डेफिनेटली गवर्नमेंट कम करने जा रही है, ये करेगी नहीं करते, पर अभी इंप्लीमेंट कोई नहीं है इस पे। बाकी जिनके साथ मुआहदे हो चुके हैं नेपरा के, उनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा। जो नए सार्फिन आएंगे उनके साथ ही कुछ कर सकते हैं, जिनके साथ मुआहदा हो चुका है उनके साथ ही कुछ नहीं, उस मुआहदे को ही पूरा करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ऑन ग्रिड सिस्टम इज द बेस्ट सोल्यूशन, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप दिन की बिजली को तो पॉजिटिव सोच के दिन की बिजली को तो पूरा कर लेना। इसमें अगर 5 रुपए का भी वो ले लेता है तो आपका नुकसान तो, वैसे अगर सोचा जाए वैल्यू टू मनी, तो बंदा कहता है यार की साढ़े में जुल्म हो रहा है, पर जो है सो है, वो तो उसको अब एक चीज है आपका बॉस या कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज है, या बॉक्स जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसको क्या क्या कैसे कंट्रोल में कर लेंगे आप? जो कंट्रोल में नहीं है उसको सोच के अपने आप को स्ट्रेस ही देना है। ये वापडा हमारे कंट्रोल में, गवर्नमेंट तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना, तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो हम उसको पॉजिटिव क्यों ना ले लें, सपोर्ट क्यों ना कर लें गवर्नमेंट को, ठीक है भाई जो कर रहे हैं कर लें। करना तो उन्होंने है, आपके और मेरे कहने से मना थोड़ी हो जाना उन्होंने, वो तो होना ही होना है, 8 रुपए का बिके या 5 रुपए का बिके, मगर फिर भी ये फिजिबल ही है आपके लिए।
आप बेचने के छोड़ दें, अपनी जरूरत पूरी कर लें। अगर आप सिस्टम नहीं लगवाते, आप कहते मैं सोलर लगवाना ही नहीं, बचता ही कुछ नहीं, तो यार सारा दिन तो तुझे अपनी बिजली चलाई ना यार, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो आपकी चलती रही ना, वो तो काट दी उसने, शाम के पैसे बना लिए उसने। तो मेरे ख्याल से ये अभी भी एक बुरा डिसीजन नहीं है, और सोलर का फ़ायदा हमेशा रहेगा ही रहेगा। हाँ जी, बाकी अगर इससे भी चला जाता है, तो अगर कस्टमर को अंडरस्टैंडिंग है कि ये हाइब्रिड जो है ये ऑब्टेनिंग सिस्टम है, ये उतनी ही बिजली बनाता है जितनी मुझे ज़रूरत है, मैंने नीचे 2 एसी चलाए तो 2 की बिजली बनाएगा, एक चलाया तो एक चलाएगा, जो चलाया वो है, कस्टमर समझता है। अब वो दिन में चला लेता है, बंद रहता है, शाम में चला लेता है, और इंस्टॉलर कंपनी को फ़ोन कर देता है, भाजी मैनू तो बिल आ गया। तो डू यू थिंक अबाउट दैट कि उन्हें बिल नहीं सी आना चाहिए? बताएं जी, बिल्कुल है। बिल आएगा उसको, दिन का तो उसने बिजली वेस्ट ही कर दी, उसके पास तो स्टोरेज निज़ाम था ही नहीं। बेसिकली नेट मीटरिंग एक होस्टिंग सिस्टम है, आपका सारा जो बिजली स्टोर हो रही है वो वापडा के पास स्टोर हो रही थी, इसको होस्टिंग भी कहा जा सकता है टेक्निकल वर्ड में आपको। उनके पास आपको बिजलियां बैटरियां तो ही वापडा ਦੇ ਕੋਲ रखाइयां ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, वो कटता है, वापडा कटता है, आज भी कटता है, ਤੁਹਾਡੇ पैसे बना के देता है, लोगों को बिल जीरो है, मेरे क्लाइंट्स के नेगेटिव में बिल्स, किसी का 70,000 नेगेटिव है, किसी तो आखिर ये बात एग्जिस्ट कर रही है, वापडा पे नहीं करता, मगर वापडा आपके साथ कॉपरेट करता है, उसमें दे रहा है आपको बिल नेगेटिव करके। अब आपने सिस्टम ही नेक टू नेक लगवाया हो तो कुछ मेरा बिल जीरो नहीं होता, तू कहना नेगेटिव आया, जब मैं तेन समझा रहा है भाई तुम 50% उत्ते जाना पड़ेगा तो बिल आया। तो ये चीज़ें आपको कस्टमर को ब्रीफ करनी है, ये कॉन्सेप्ट जब उसको समझाएंगे भाई नहीं ये ट्रेनिंग सिस्टम है, आप इसको लगवाएं, ये ज़्यादा बेहतर है। ये नहीं नेट मीटरिंग ऑन ग्रिड लगवाए या हाइब्रिड लगवाए, उसकी मर्जी, हाइब्रिड में भी नेट मीटरिंग होती है, मगर उसका नेट मीटरिंग आज भी बेहतर है, नेट मीटरिंग का कोई कसूर नहीं है, नेट मीटरिंग आज भी बेहतर है जी। थैंक यू वेरी मच। सो उम्मीद करता हूँ कि बाकी इसके अलावा भी कोई हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, सारा सेटअप है मेरे ख्याल से, मैंने कोशिश की है कि मैं जितना आपको बेसिक प्रोडक्ट्स थी इनको मैं कवर कर सकता, बेसिक चीज़ों को आपको गाइड कर सकता। कस्टमर को आपने एजुकेट करना है, आपने उसको बताना है लो कॉस्ट क्या है, हाई कॉस्ट क्या है, प्रीमियम कॉस्ट क्या है, आपने इसको गाइड करना है। कस्टमर के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, आपने उसको निकाल के तो अपनी प्रोडक्ट ला के बता दिखानी है सर वी आर द बेस्ट। और आपके पास लाइव डेमो है, आपका यूट्यूब पे कस्टमर के रिव्यूज हैं, कोई भी कस्टमर आपके बारे में रिव्यूज तब देगा जब उसको आपका काम पसंद आ जाता है, कोई भी आपकी खाला मासी ताई का बेटा नहीं जो आपके बारे में रिव्यूज दे दे आपके सामने, और सिस्टम को खोल के दिखा देंगे ये स्ट्रक्चर लगे देखें वो। थैंक यू जी, बड़ी ये नहीं राउंड बहुत घंटे से ज़्यादा हो गया है।